Okay, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful सा video. In today's video, we are going to start with the Consumer Protection Act. ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं. अभी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके EBCL के एग्जामिनेशन में. ये 10 मार्क का चैप्टर है और 10 मार्क इस चैप्टर में से आएगा ही आएगा. जो भी हो जाए 10 मार्क तो आएगा ही आएगा. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है. जैसे आपके कंपटीशन एक्ट का चैप्टर था वैसे ही ये चैप्टर थोड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अंडरस्टूड. अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये लेक्चर जो है 2 घंटे का लेक्चर होगा. इसको मैं आधे घंटे में भी कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा आपको अच्छा खासा नॉलेज जो है वो मैं शेयर कर देता हूँ, सो दैट एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सक जाओगे. अगर आपने कंपटीशन एक्ट कर लिया है एंड उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कर लिया है तो आपका 35 मार्क्स यहीं पे आ जाता है. 2 चैप्टर में आपके 35 मार्क्स आ जाते हैं. अंडरस्टूड. 25 मार्क्स आपके आ जाएंगे फ्रॉम द कंपटीशन एक्ट एंड 10 मार्क आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आ जाएगा. तो 35 मार्क्स और पास होने के लिए चाहिए कितना? 15 मार्क्स मोर, है ना. तो 40 मार्क पास ये टारगेट लेकर नहीं बैठो, 50 मार्क पास मार्क है ये टारगेट लेकर बैठो, एग्रीगेट बनाना है. और 15 मार्क बाकी चैप्टर्स में से आ जाएगा. तो तुम सोच लो कि अगर ये 2 चैप्टर तुमने बहुत अच्छे से कर लिया तो तुमको कोई रोक नहीं सकता एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन लाने से. तो ये जो है हम लोग देखने वाले आज के वीडियो में. अच्छा सुनो, इस चैप्टर में से कौन सा वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इस चैप्टर में से केस लॉज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको ध्यान देना है. डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान देना है. केस लॉ एंड डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस चैप्टर में. ओके, वो सारा कुछ मैं इस चैप्टर में कर दूंगा. अब एक चीज़ आप सुनो, लास्ट टाइम जो मैंने टारगेट दिया था फॉर अराउंड 50 लाइक्स एंड 20 कमेंट्स कंपटीशन एक्ट के वीडियो में, वो अचीव हो चुका है. वेरी वेरी थैंक यू टू एवरीबॉडी. मैं चाहता हूं कि इसमें हम लोग थोड़ा टारगेट और बढ़ाएं. कम से कम 70 लाइक्स आना चाहिए एंड 25 कमेंट्स आना चाहिए. अगर 300 बच्चे 350 बच्चे भी देख रहे एक दिन में, मतलब स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर अंदर, तो अगर उनमें से अगर 50 लाइक भी अगर ना आए, 60 to 70 लाइक्स भी ना आए, तो सोचो क्या आप कितना ज़्यादा इग्नोरेंट हो कि यार एक बंदा आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है एंड आपको कुछ तो इन रिटर्न देना है. तो ऑब्वियसली मैं ये इसलिए मांग रहा हूँ सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे. इसका रीच होगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचने के लिए. यू हैव टू गिव लाइक्स एंड कमेंट्स. अंडरस्टूड. सो ये डेफिनेटली प्लीज़ अचीव करवा देना. इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई एंड. और ये वीडियो जो है बहुत बवाल होने वाला है. 10 मार्क आपको मैं देने वाला हूँ. अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी वीडियो को लाइक कर दो राइट नाउ. एंड वीडियो खत्म होने के बाद यू कैन ड्रॉप योर कमेंट कि कैसा लगा आपको. इसके अलावा अगर ये अचीव हो जाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा, उसमें भी आपका 10-15 मार्क का मैं करवा दूंगा, सो दैट आप जो है ना EBCL में बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ जाए. EBCL का वीडियोस जो है अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया तो SLCM का वीडियोस भी आ जाएगा. टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे. आप हो कि नहीं, आपके लिए खुद के लिए ये क्वेश्चन मार्क है. तो आप रहना अपने आप के लिए एंड यू हैव टू कंप्लीट द वीडियो. चलते स्टार्ट करते हैं इन द वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीवन. लेट्स स्टार्ट. अभी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये किसके ऊपर है बताइए ना? कंज्यूमर के ऊपर. ठीक है, आप लोग को देख कर ही पता लग रहा होगा कि भैया ये कंज्यूमर के ऊपर है. देखो, इंडिया में कोई भी कंज्यूमर जो होता है ना वो क्या होता है बताइए ना? नादान परिंदा होता है. क्या होता है ये? नादान परिंदा. तो ऐसा ना हो कि कोई भी बाहर का इंसान, इंडिया के बाहर का इंसान या फिर इंडिया का ही इंसान जो कि मैन्युफैक्चर कर रहा है कुछ भी, या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बेच रहा है, कोई भी सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, वो ना कंज्यूमर को ठग ले. इसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो मैं आपको बोल दूं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है. जो बाहर देश के जो सारे बिजनेसमैन है जो इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं और हम उनसे सर्विसेज जो है वो ले रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स जो है वो खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ये पूरा लागू होता है. समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर जो होता है उसका राइट क्या होता है. ठीक है, कंज्यूमर कौन होता है, कमर्शियल पर्पस किसको. अच्छा, इस चैप्टर में बहुत सारे डेफिनेशंस है, मतलब भयानक डेफिनेशंस है. सारे डेफिनेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ मैं ज़्यादा होमवर्क दूंगा इस चैप्टर में क्योंकि डेफिनेशंस है ऑब्वियसली. ठीक है, फिर ई कॉमर्स किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर, एक्सप्रेस वारंटी, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट किसको कहा जाता है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या होते हैं,
रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस किसको कहा जाता है, फिर हम लोग देखेंगे राइट क्या है कंज्यूमर्स के, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम क्या होता है। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स है आज देखने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे, देखो स्टार्टिंग से देखें तो भैया यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम नीचे जाना है और ये सारे जो है ना, क्या बताइए ना, ये सारे जो है डेफिनेशंस है। ये डेफिनेशंस बहुत सारा होमवर्क दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आज सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग डेफिनेशन कंज्यूमर से। डेफिनेशन कौन सा बताइए, कंज्यूमर से। आपने किसी भी प्रोडक्ट को यूज किया है तो क्या आप कंज्यूमर के कैटेगरी में गिरते हो कि नहीं, वो भी तो देखना है भाई मेरे। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कंज्यूमर कौन होता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कंज्यूमर कौन होता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग सा है, हम लोगों ने कंपटीशन एक्ट में हम लोग ने देखा है कंज्यूमर का डेफिनेशन। तो कंपटीशन एक्ट में जो डेफिनेशन देखा है लगभग यहाँ पे सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस है। थोड़ा बहुत चेंजेस क्या है मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये देख लो यहाँ पर क्या लिखा है कि कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन, कोई भी बंदा जो सामान खरीदता है, एनी गुड बाय एनी गुड फॉर ए कंसिडरेशन, जो पैसा देके सामान खरीदता है, ठीक है, जो पैसा देके सामान खरीदता है, बाय एनी गुड विच हैज बीन पेड, या तो आपने पे कर दिया है या फिर आपने प्रॉमिस किया है कि आप पे कर दोगे, या फिर आपने पार्टली आधा पे किया है ना आधा प्रॉमिस किया है कि बाद में पे कर देंगे, आधा भी देते हैं बाकी बाद में दे देंगे। और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या फिर EMI के तौर पे, मतलब बाद में जो है हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा जो है हम लोग आपको देंगे। एंड इंक्लूड्स any user of such good other than the person who buys such good for consideration। अब ये पूरा रिपीट होगा यहाँ से, for consideration paid or promised or partly paid and partly promised और under any system of deferred payment, ठीक है। अब इसके बाद मतलब समझना, जो बंदा खरीद रहा है, जो बंदा खरीदा है वो तो यूजर है ही, वो तो कंज्यूमर है ही, लेकिन वो बंदा जिसने नहीं खरीदा लेकिन उस गुड को यूज किया है, other than the person who buys such good, ठीक है। And includes any user of such good other than the person who buys such good for consideration, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, जो बंदा यूज किया है लेकिन उसने खरीदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं घर पे लाया एक साबुन, ठीक है, और मेरा भाई ने उस साबुन को यूज किया है, तो मेरा भाई कंज्यूमर है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट सिर्फ एक ही चीज है कि वो यूज करने से पहले मेरा अप्रूवल लिया हो, तो मेरा भाई है। अगर अप्रूवल नहीं लिया फिर भी मैं बताऊंगा कि अप्रूवल लिया है, तो वही चीज है। देखो when such use is made with the approval of such person, ठीक है ना, मेरा अप्रूवल लेना होगा सबसे पहले, तब जाके आप कंज्यूमर बनोगे। अगर मेरे विदाउट अप्रूवल से आपने यूज किया उस गुड को, तब आप कंज्यूमर नहीं बनते। नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड फॉर रीसेल और फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस। अच्छा, ये जो चीज है ये है चेंज। यहाँ पे रीसेल और कॉमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तब आप कंज्यूमर जो है ना वो नहीं बनते, वो आप नहीं बनते। लेकिन कंज्यूमर का डेफिनेशन अगर आप कंपटीशन एक्ट में देखोगे तो वहां पे रीसेल एंड कॉमर्शियल पर्पस है, लेकिन यहाँ पे इस डेफिनेशन पे आपको रीसेल एंड कॉमर्शियल पर्पस नहीं मिलेगा। तो अगर आप सामान खरीद रहे हो उसको रीसेल करने के लिए, तो आप कंज्यूमर नहीं हो ऑब्वियसली, एंड इंसान नहीं हो ना आप। तो वही है कि अगर आप रीसेल के लिए ले रहे हो या फिर कमर्शियल पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए आप ले रहे हो और किसी और को दे रहे हो, बेच रहे हो, तो आप तो कंज्यूमर नहीं बनते। तो यू आर नॉट ए कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये सर्विस के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में बोले हायर और अवेल्स एनी सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन। यहाँ पे गुड्स था, यहाँ पे सर्विस है, बाकी पूरा सेम है, ऊपर नीचे पूरा सेम टू सेम है। तो आपको ये रीड कर लेना है, ठीक है। याद क्या रखना है, दोनों याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ गुड है और यहाँ पे क्या बताइए ना, सर्विस है। तो खरीदते हो, बाई करते हो गुड, और सर्विसेज अवेल किया जाता है, ठीक है, सर्विसेज अवेल किया जाता है। समझ में आ रहा है ना, वो कंसिडरेशन में विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली प्रॉमिस्ड एंड पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, ये सारे आपको एक बार देख लेना है। तो कंज्यूमर का डेफिनेशन समझ में आ चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कंज्यूमर के डेफिनेशन में बहुत सारे केस लॉस है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस लॉस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। ये देखो, भूपेंद्र जंग बहादुर गुनाह वर्सेस रीजनल मैनेजर एंड अदर्स, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ये नहीं, ये एक है, दूसरा है ये, तीसरा है ये, अब बहुत सारे हैं। अच्छा, 3 टू इधर पे दे के रखे हैं, यहाँ पर भी है, देखो ये एक। तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। अब एक्सप्लेनेशन के लिए मुझको नया पेज चाहिए। अब इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर का डेफिनेशन तो हम लोग समझ चुके कि कंज्यूमर कौन है। अब इसमें बहुत सारे केस लॉस है, बहुत सारे केस लॉ है,
एक एक केस लॉ समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। सबसे पहला केस लॉ होगा लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स। क्या बताइए? लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस PSG इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। क्या बताइए ना? इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट ने बताया यूज ऑफ मशीन बाय द परचेसर हिमसेल्फ फॉर कमर्शियल पर्पस इज ऑल्सो अ कंज्यूमर। ठीक है, इज ऑल्सो अ कंज्यूमर। मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है ना, आपका एक कपड़े का दुकान है। ठीक है, आप कपड़े का दुकान है, तो आप जो है ना सिलाई मशीन पे जो है ना वो आप काम करते हो सिलाई मशीन पे। अंडरस्टूड? सिलाई मशीन में बैठ के जो है वो आपका काम होता है सिलाई मशीन में। ऐसा ही कुछ होता है ना सिलाई मशीन। ठीक है, तो सिलाई मशीन में बैठ के आप काम करते हो। ठीक है, अब हुआ क्या कि यह है राजू। ठीक है, इन्होंने क्या किया बताइए ना? सिलाई मशीन में बैठ के काम किया। अब इनका दुकान है, अब इसने खरीदा कॉमर्शियल पर्पस के लिए। क्या पर्पस के लिए? कॉमर्शियल पर्पस के लिए। कॉमर्शियल पर्पस के लिए उसने एक मशीन खरीदा, सिलाई मशीन, सीविंग मशीन जो कहते हैं हम लोग उसको। अब हुआ क्या, वो अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कर रहे हैं ये काम। ठीक है ना, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इनके दुकान में और 1-2 कर्मचारी थे। ठीक है, जो काम करते थे। ठीक है, एम्प्लॉय, जिसको हम लोग इंग्लिश में एम्प्लॉय कहते हैं, शुद्ध हिंदी में हम लोग कर्मचारी कहते हैं या फिर एम्प्लॉय कह सकते हैं। तो ये जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय भी यूज़ करता है इस मशीन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये क्वेश्चन मार्क ये है कि भैया ये जो राजू ने इस मशीन को खरीदा, ठीक है, अपने कमर्शियल पर्पस के लिए, तो क्या ये कंज्यूमर बनता है? हम लोगों ने कंज्यूमर के डेफिनेशन में देखा है कि भैया रीसेल और कमर्शियल पर्पस के लिए आप नहीं खरीद सकते, और वो कंज्यूमर बनेगा नहीं। समझ में आ रहा है? वो कंज्यूमर बनेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, वही एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। ये केस लॉस इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हो रहा है, उसमें एक बंदा ने क्या किया बताइए ना? सेविंग मशीन खरीदा। वो अपने खुद के लाइवलीहुड के लिए खरीद रहा है। ठीक है, अपना खुद का घर खर्चा जो है वो चलाना है, उसको घर चलाना है, उसके लिए उसको सेविंग मशीन यूज़ कर रहा है। अब उसको ऑपरेट करने के लिए भी 2 बंदे रख दिए हैं। ठीक है, मतलब तीनों मिलके ऑपरेट करते हैं, इसको हेल्प करते हैं ऑपरेट करने के लिए। कभी ये काम करते, कभी ये काम करते, कभी ये काम करते। समझ में आ रहा है ना उस मशीन से? तो क्या इसको हम लोग कंज्यूमर कहेंगे? हम कहते हैं कि हाँ जी, इसको कंज्यूमर कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ जी, इनको कंज्यूमर कहा जाएगा। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर ये तो कमर्शियल पर्पस के लिए। हाँ जी, तो इसलिए तो एक्सेप्शन लाया गया ना, इसलिए तो केस लॉ इंपॉर्टेंट है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भैया, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया कि भैया, इफ ए पर्सन परचेसेस अ मशीन टू ऑपरेट इट हिमसेल्फ, खुद ऑपरेट कर रहा है, फॉर अर्निंग हिज लाइवलीहुड, ही वुड बी ए कंज्यूमर। उसी के साथ बोला, इफ सच पर्सन टुक द असिस्टेंट of 1 or 2 person to assist him in operating the machine, he would still be a consumer। ये बताया गया है कहाँ पे? लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस PSG इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर और एक चीज बताया सुप्रीम कोर्ट ने, बोले कि अगर राजू ने कोई मशीन खरीदा, ठीक है, कोई मशीन खरीदा और इसको ऑपरेट करने के लिए इन्होंने एक अलग से बंदे को बिठा दिया है, पूरा एम्प्लॉय किया है एक बंदे को, भैया तुम ही ऑपरेट करोगे इस मशीन को। राजू नहीं कर रहा है ऑपरेट, कोई और बंदा ऑपरेट कर रहा है इस मशीन को। ठीक है, तो क्या ये कंज्यूमर है? तो उसको कंज्यूमर के डेफिनेशन में हम लोग कंसीडर नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इफ ए पर्सन परचेज अ मशीन एंड अपॉइंट्स और एंगेज अनदर पर्सन एक्सक्लूसिवली टू ऑपरेट, ये राजू ऑपरेट नहीं कर रहा, उसने एक्सक्लूसिवली जो है शाम को रखा है इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, तो ये कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, देन सच पर्सन वुड नॉट बी ए कंज्यूमर। कौन कंज्यूमर नहीं है? ये जो बंदा है जो ऑपरेट कर रहा है, ये तो कंज्यूमर नहीं है ना। हम लोगों ने, क्योंकि ये आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया जो द पर्सन हु बाइज द मशीन एंड द पर्सन हु यूजेज द मशीन आफ्टर टेकिंग अप्रूवल ऑफ द बायर, तो वो भी तो कंज्यूमर होता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है, मशीनरी में ये एक्सेप्शन है कि अगर आपने कोई मशीन खरीदा और आपने एम्प्लॉय किया किसी बंदे को एक्सक्लूसिवली उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, तो ये जो बंदा है ये कंज्यूमर नहीं है, ये कंज्यूमर नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, ये एक्सेप्शन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। केस लॉ नंबर 2, ठीक है, केस लॉ 1,
अब केस लॉ 2 में देखेंगे हम लोग, क्या बताइए केस लॉ, इसमें बताए भूपेंद्र जंग बहादुर, बताइए ना क्या, भूपेंद्र बहादुर गुना वर्सेस रीजनल मैनेजर एंड अदर्स। ठीक है, भूपेंद्र जंग बहादुर गुना वर्सेस रीजनल मैनेजर एंड अदर्स। केस लॉ का एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पूरा केस लॉ का नाम याद नहीं आ रहा है ना, तो एक ही नाम याद रखो, या तो सिर्फ भूपेंद्र जंग बहादुर गुना ये याद रखो, इनफ है। अगर ये भी आप लिख दोगे ना कि केस लॉ का नाम ये है भूपेंद्र जंग बहादुर गुना, तब भी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपको ये वर्सेस वाला याद नहीं आ रहा है तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा केस लॉ याद करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब हुआ कि यहाँ पे ब्यूटीफुल सा कहानी है, सुनो। बोले कि ये भूपेंद्र जी, ठीक है, भूपेंद्र जी कौन बताइए ना, भूपेंद्र जी, भूपू कहते हैं हम लोग इसको प्यार से। ठीक है, भूपू जी ने क्या किया, इन्होंने एक ट्रैक्टर जो है ट्रैक्टर खरीदा। ठीक है, इन्होंने एक ट्रैक्टर खरीदा। ठीक है, अब ये जो ट्रैक्टर है, ठीक है, भूपेंद्र जी क्या करते थे, इस ट्रैक्टर से अपने खेती के काम करते थे। ठीक है, लेकिन क्या खेती का काम हर वक्त रहता है, ट्रैक्टर का यूज हर वक्त रहता है? नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर का यूज सिर्फ 2 से 3 महीना रहता है, बाकी फिर से 2 महीना या फिर 1 महीना जो है ट्रैक्टर इन यूज नहीं रहता है। ठीक है, वो वैसे पड़ा रहता है। तो भूपू जी ने क्या किया, इस ट्रैक्टर को जो है उन्होंने किसी और को दे दिया यूज करने के लिए। समझ में आ रहा है? हायर पे दिया है, हायर पे। क्या बताइए ना, इस ट्रैक्टर को हायर पे दे दिया कि ये हायर करके लेकर जाओ भाई ट्रैक्टर, 1 महीने के लिए आप यूज कर सकते हो, मेरे को 5,000 रुपये दे देना। ठीक है, मेरे को 5,000 रुपये दे देना। तो यहां पे इस केस लॉ में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था, जैसे भूपू जी ने अपना ट्रैक्टर जो है वो हायर करने के लिए दे दिया किसी और को, ठीक है, और उसने हायर कर लिया, तो क्या ये कॉमर्शियल यूज हुआ या फिर पर्सनल यूज हुआ? क्या ये भूपू जी जो है वो कंज्यूमर के डेफिनेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे? अब जो रीजनल मैनेजर है उसने ब्लेम लगा दिया कि भूपू जी ने ये अपने खुद के लिए नहीं लिया, ये हायर करने के लिए लिया, लेकर हायर कर दिया किसी और को। भैया सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भैया ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, भूपू जी ने खुद यूज़ किया इस ट्रैक्टर को और भूपू जी खुद यूज़ करते हैं, सिर्फ 1-2 महीना जो उनको काम के लिए नहीं रहता तो तब वो हायर पे दे देते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया भूपू जी जो है पूरा कंज्यूमर बनेगा। ठीक है, वो कंज्यूमर बनेगा, ये कॉमर्शियल यूज़ में नहीं आएगा, ये कॉमर्शियल यूज़ में नहीं आएगा, पर्सनल यूज़ में आएगा, क्योंकि अपने को पता है कॉमर्शियल यूज़ जो है उसमें कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं गिरोगे अगर आप कॉमर्शियल यूज़ में आ जाए तो। समझ में आ रहा है ना? तो ये बताया केस लॉ 2 में। अब हम लोग देखेंगे केस लॉ 3। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी। देखो, केस लॉ का नाम है लक्ष्मीबेन लक्ष्मीचंद शाह। क्या बताओ? लक्ष्मीबेन लक्ष्मीचंद शाह। ठीक है, लक्ष्मीबेन लक्ष्मीचंद शाह वर्सेस साकेरबेन, क्या बताइए, साकेर कांजी चंदन एंड अदर्स। इसमें हुआ क्या? बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, ध्यान से देखना। यहां पर एक बिल्डिंग जो है वो लीज में दिया गया। क्या बताइए ना, लीज, कुछ सालों के लिए लीज के तौर पर दिया गया था। अब यहां पर कोर्ट में कंज्यूमर एक्ट के तहत जो है केस फाइल हुआ। अब जो टीनेंट है उसको क्या कहना है सुनिए। एक है टीनेंट, एक है लैंडलॉर्ड, एक है टीनेंट, एक है लैंडलॉर्ड। अब टीनेंट कहता है कि जज साहब, हमने जो है ना हर महीने 5,000 रुपए दिया है फॉर द, बताइए ना, अब 5,000 रुपए बहुत कम है तो 5 लाख लिख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। ठीक है, 5 लाख, पूरा बिल्डिंग है ना, तो 5 लाख रुपए जो है हम लोग हर महीने जो है पे करते हैं लैंडलॉर्ड को पे करते हैं, क्योंकि हम लोग ने बिल्डिंग जो है लीज पे लिया है। अब सुनिए, अब टीनेंट कहता है कि बिल्डिंग में कोई काम नहीं करवाया जाता, जैसे कि बताइए ना, जैसे कि क्लीनिंग, फिर दूसरा बताइए क्या, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग। तो टीनेंट कहता है कि जज साहब, ये जो लैंडलॉर्ड है ना, ये ना तो क्लीन करवाता है, ना तो रिपेयर करवाता है, ना तो मेंटेन करता है। तो लैंडलॉर्ड चला गया, लैंडलॉर्ड और टीनेंट जो है वो चले गए कोर्ट पे। टीनेंट ने बताया कि कोर्ट जी, टीनेंट जो है ये था एपेलेंट, ठीक है, इन्होंने केस फाइल किया। और लैंडलॉर्ड ने कहा कि सर जी, हम लोगों ने जो लीज एग्रीमेंट है उसमें हम लोगों ने कहीं पर मेंशन नहीं किया कि हम लोग ये सारे सर्विसेज देने वाले हैं। तो टीनेंट कहता कि भैया हम तो है कंज्यूमर,
क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं। जैसे हम लोगों ने देखा ना, कंज्यूमर के डेफिनेशन में हायर भी है, हायर सर्विसेज, सर्विसेज लेना, ठीक है, सर्विसेज। अब टीनेंट क्या कहता है कि समझिए, टीनेंट कहता है कि ये जो लैंडलॉर्ड है ना तो क्लीनिंग का सर्विस देता है, ना तो रिपेयरिंग का सर्विस देता है, ना तो मेंटेनिंग का सर्विस देता है। टीनेंट चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास कहने कि सर जी मैं कंज्यूमर हूँ, ठीक है, कंज्यूमर हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कैसे, बोले कि मैं कंज्यूमर हूँ, मैं इनका टेनेंट हूँ, मैंने लीज पे लिया है लैंड और उन्होंने ना क्लीनिंग का सर्विस दिया है, ना रिपेयरिंग का सर्विस दिया है, ना मेंटेनिंग का सर्विस दिया है। और ये जो सर्विस है आपको पता होगा कंज्यूमर के डेफिनेशन में सर्विस भी आता है। तो इसलिए टीनेंट चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास बाय द एक्ट ऑफ, बताइए ना कौन सा एक्ट के तहत, बताइए ना यार, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सुनिए बात, आपने जो ये लीज एग्रीमेंट किया ना, यहाँ पे कोई भी क्लॉज मेंशन नहीं है क्लीनिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग का, ठीक है। तो इसलिए हम आपको कंज्यूमर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि वो सर्विसेज देंगे आपको बाय डिफॉल्ट, वो ऐसा नहीं होता है। आपने मेंशन नहीं किया आपके एग्रीमेंट में, लीज एग्रीमेंट पे, इसलिए हम आपको कंज्यूमर नहीं मान सकते। इसलिए आप थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केस फाइल नहीं कर सकते। समझ में आया? बहुत ब्यूटीफुल सा केस लॉ है। तो ये 3 केस लॉ जो है दिल और दिमाग में बिठा लेना है। पहले का फर्स्ट जो है वो याद रखने से हो जाएगा, जैसे लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स, भूपेंद्र जंग बहादुर गुन्हा एंड लक्ष्मी चंद शाह वर्सेस याद ना रखने से भी चलेगा, लेकिन अगर याद कर पाओ तो और बढ़िया बात है, ठीक है। पहले का मैं क्या है बताइए ना, पहले कॉमर्शियल पर्पस के लिए है कि नहीं वो हम लोगों ने डिटरमाइन किया पहले केस में। सेकेंड केस में हम लोगों ने देखा कि ये फिर से हम लोगों ने देखा कि ट्रैक्टर जो है ये कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदा गया या फिर पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है। थर्ड केस में क्या देखा हम लोगों ने, थर्ड केस में यही देखा है कि भैया कंज्यूमर है कि नहीं, ठीक है ना, कंज्यूमर है कि नहीं। तो ये हम लोगों ने पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 3 बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ स्टडी कर लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोगों ने कंज्यूमर में देख लिया ये चीज़, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स देखा है हम लोगों ने, ठीक है, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। फिर देखो भूपेंद्र जंग बहादुर गुन्हा, ठीक है। फिर और बताइए, हाँ जी, लक्ष्मी चंद शाह। और एक है यहाँ पे ए नरसमा वर्सेस LIC ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ सुनिए, यहाँ पर LIC जब आता है तब आपको पता चल जाना चाहिए कि भैया कुछ तो यहाँ पे बताइए ना, हाँ जी, कुछ तो यहाँ पे मज़ेदार होने वाला है। अब LIC क्या देता है बताइए ना, LIC क्या देता है, सर्विस देता है, ठीक है ना, गुड्स तो बेचता नहीं है, सर्विस देता है, राइट। अब यहाँ पे बताया गया कि भैया जो बेनिफिशियल ओनर है, क्या बताइए ना, बेनिफिशियल ओनर है, तो क्या वो सर्विस जो है वो एज अ बेनिफिशियरी वो ले सकता है कि नहीं। देखो द क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, द क्वेश्चन एज वेदर द विडो, मतलब जो विधवा है, डिसीज की पॉलिसी होल्डर जो वो कस्टमर थे, ठीक है, तो वह विधवा जो है वो कस्टमर है कि नहीं वो पूछा गया है ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया द क्वेश्चन ऑफ एज टू वेदर द विधवा ऑफ द डिसीज पॉलिसी होल्डर वाज ए कंज्यूमर अंडर द एक्ट was decided in the affirmative of the State Commission Andhra Pradesh in the case of A. Narasimha versus LIC of India। बोले the State Commission held that the term consumer includes any beneficiary of services other than the person who hires the service for consideration। ये हम लोगों ने सर्विस के डेफिनेशन में भी देखा है, जो बेनिफिशियरी है, जो यूज़र है उस सर्विस का, बेनिफिशियरी ऑब्वियसली कोई मर गया LIC तो फैमिली मेम्बर कोई ना मिलता है, क्या मिलता है बताइए ना, पैसा, तो इसलिए वो कंज्यूमर कहलाएगा, वो विडो जो है वो कंज्यूमर कहलाएगा। तो ये था बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। द विडो बीइंग द बेनिफिशियरी ऑफ दिस सर्विस इज अ कंज्यूमर अंडर द एक्ट, ठीक है, एंड एंटाइटल्ड टू बी कंपेंसेटेड फॉर द लॉस सफर्ड बाय हर ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द LIC। अब LIC को बहुत बड़ा फटका पड़ा है, ठीक है, LIC गवर्नमेंट का चीज़ है, गवर्नमेंट को ही फटका पड़ा है, ठीक है। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आता है कभी कभार जब गवर्नमेंट को ही फटका पड़ता है। क्यों बताइए ना, गवर्नमेंट बहुत कॉन्फिडेंट रहता है ना कि हमको कोई कुछ नहीं कह सकता, नहीं ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को भी फटका पड़ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया गुड्स किसको कहा जाता है, सर्विस किसको कहा जाता है, गुड्स किसको कहा जाता है। तो ये एक बार आप ना रीड कर लेना, गुड्स किसको कहा जाता है, ठीक है। इतना ईजी डेफिनेशन तो मैं पढ़वाऊंगा नहीं, राइट। अच्छा, कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या है वो देख लेते फटाफट। बेसिक राइट्स क्या क्या है,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। याद रख पाओगे? हाँ जी सर जी। काहे याद नहीं रख पाएंगे बताइए? इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर राइट क्या बताइए? सुनो, कंज्यूमर का क्या क्या राइट होता है? राइट टू सेफ्टी, क्या बताइए ना? राइट टू सेफ्टी, यहां पर लिखिए, जो मैं लिख रहा हूं वो लिखिए, राइट टू सेफ्टी। फिर लिखिए राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर लिखिए राइट टू चॉइस, राइट टू चॉइस। फिर तो यहां पर है ही, देखो ना, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल, ठीक है, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। चलो हो गया। क्या बताइए? राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस। अब यहां पर क्या है समझाता हूं मैं। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या होता है? द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर हैजर्डियस टू लाइफ। ठीक है ना, जो अपने लाइफ के लिए खतरनाक है तो उनको तो हम लोग मार्केटिंग करने नहीं दे सकते। तो अगर आपके नज़र में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, मार्केटिंग हो रहा है, तो आप कंज्यूमर राइट के थ्रू तहत क्या बताइए ना, कंप्लेंट ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बताइए? राइट टू सेफ्टी। अब दूसरा क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। कितना, कौन सा क्वालिटी है, कितना क्वांटिटी है, कितना पोटेंसी है, कितना प्योरिटी है, वो सब पैकेजिंग में लिखा होना चाहिए भाई मेरे। पैकेजिंग में पीछे में जो इन्फॉर्मेशन दे के रखते हैं ना, वो आपको क्या लगता है वो किस लिए दे कर रखते हैं? मतलब फैशन के लिए नहीं। राइट टू कंज्यूमर के तहत आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। क्या बताइए ना? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट? द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी कितना है, पोटेंसी कितना है। अगर आपको मैं 10 रुपये का चिप्स जो है वो 30 रुपये का चिप्स बोल कर अगर बेच दूँ, क्वांटिटी आपको पता लगने ना दूँ कि ये क्वांटिटी इतना नहीं है, ठीक है, तो क्या आप मतलब वो सही रहेगा कंज्यूमर के लिए? नहीं। अगर आप 1 लीटर तेल खरीदने जा रहे हो, मस्टर्ड ऑयल खरीदने जा रहे हो, and I take the money of 1 liter mustard oil, but I give you only 200 grams of mustard oil. So is it justifiable to you? No. You should know how much is the weight of the product that I am purchasing, right? तो क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी कितना है, स्टैंडर्ड क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, तो वही है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू चॉइस, कि भैया आपको वैरायटी होना चाहिए, राइट। राइट टू बी एश्योर्ड whether possible access to a variety of good products or services at a competitive price, ठीक है। तो यही बात है कि अगर वैरायटी ऑफ गुड्स है तो आपका पूरा हक बनता है कि आपको पता चले कि इस प्राइस में, इस कंपेरेटिव प्राइस में कौन से वैरायटी ऑफ गुड्स है। राइट टू बी हर्ड, आपका बात सुनना चाहिए। राइट टू सीक रिड्रेसल, तो कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर के ये राइट्स है ना कि आपके बात सुने जाएंगे। कहाँ पे सुने जाएंगे? कोर्ट में। राइट टू सीक रेड्रेसल, कहाँ से रेड्रेसल हम लोग बताइए ना? सीक रेड्रेसल मतलब रेमेडी, अपने को रेमेडी चाहिए यार। कोई अनफेयर चीज हो गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है तो अपने को रेमेडी चाहिए। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का डेफिनेशन भी इसी चैप्टर में सीखेंगे हम लोग, ठीक है। कोई अनफेयर चीज हो रहा है, अपने को एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो अपने को रेमेडी चाहिए, तो रेमेडी कहाँ से मिलेगा? कोर्ट से। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है, ये कंज्यूमर राइट्स है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन। सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो डेफिनेशन है वो बाकी सारे डेफिनेशन से थोड़ा डिफर करता है, इसलिए हम लोग गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन देखेंगे। और जितने भी केस लॉ करने वाले वो सारे केस लॉस इन्हीं 2 डेफिनेशन के इर्द गिर्द घूमने वाला है, इन्हीं 2 डेफिनेशन के ऊपर होने वाला है, ठीक है। इस चैप्टर में से केस लॉ आ जाता है बहुत अच्छा खासा, और केसेस दे देते कि इन केसेस में बताओ क्या हो सकता है, बताओ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस में कौन सा केस लॉ है, या फिर कुछ एग्जांपल दीजिए केस लॉस का, तो तब जाके आपको केस लॉ जो है उनको ड्राफ्ट करके देना है। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं गुड्स का डेफिनेशन। यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ है जो कि मूव कर सकता है। जैसे कि बाजार में जा रहे हैं हम लोग सब्जी खरीदने, क्या वो गुड है? हाँ जी, वो भी एक गुड है। और बताइए, कुछ भी चीज़ जो मूवेबल है, ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फिजिकल आइटम, ठीक है ना, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? गुड्स, ठीक है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, अदर देन एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। अच्छा, क्लेम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग कहते हैं दावा करना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके पास मेरा पेंसिल है, ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पास मेरा पेंसिल है। तो ये जो दावा करना, मैं क्लेम कर रहा हूं, ठीक है, मैं क्लेम कर रहा हूं कि आपके पास मेरा पेंसिल है, तो ये क्लेम मैं कहाँ करूंगा? कोर्ट पे।
कोर्ट पे करूँगा कि नहीं, उसी को कहा जाता है एक्शनेबल क्लेम। वो क्लेम जिसके टुवर्ड्स मैं कोई एक्शन ले सकता हूँ, समझ में आ रहा है, एक्शनेबल क्लेम। तो वो गुड्स के कैटेगरी में नहीं आता। सेकंड, मनी, पैसा भी गुड्स के कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है, लेकिन इंक्लूड्स करता है कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है बताइए, इंक्लूड्स का मतलब क्या है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है या फिर इंक्लूसिव डेफिनेशन है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब ये लिमिटेड नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है गुड्स के डेफिनेशन में आता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंड इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो ज़मीन पे जो क्रॉप्स खेती करते हैं फार्मर्स, वो भी एक गुड्स है, ठीक है। तो ग्रोइंग और उसमें जो ग्रास है वो भी एक प्रकार का गुड है। कोई भी चीज़ जो बताइए ना, कोई भी चीज़ जो नेचुरली फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे बताइए ना, ज़मीन पे, वो भी एक प्रकार का गुड है, ठीक है। तो ये गुड्स के डेफिनेशन में आ जाता है, ये समझ में आ चुका है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक लाइन इंसर्ट कर सकते हो, विच, मैं बोलता हूँ आप लिख लो, विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है, ये ज़मीन है, यहाँ पे खेती है। तो भाई मेरे बैकग्राउंड में अब बारिश जो है वो हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आवाज़ आ सकता है बारिश का, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। बारिश के दिनों में भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो ये क्रॉप्स है, क्या है बताइए ना, क्रॉप्स मतलब क्या? हाँ जी, क्रॉप्स मतलब, अरे क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स। अब ये क्या है बताइए, ये है वीट ग्रेन्स। अब ये क्या है बताइए, वीट ग्रेन्स, ये कहाँ पे उगता है? ये उगता है ज़मीन पे, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड। क्या बताइए, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड। अब जैसे फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड है, इसका मतलब ये भी तो है ना, इसका मतलब ये भी तो है ना कि ये गुड है। हाँ जी, क्योंकि ये फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड है। और मैंने एक लाइन आपको लिखने के लिए बताया, क्या बताया बताओ, विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो आपने डिसाइड किया कि भैया हम लोग इसको सेल करने वाले हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट किया भैया हम लोग इसको सेल करने वाले। तो जब तुम सेल करोगे इस चीज़ का, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा गुड्स। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई मेरे। आ जाओ, ज़िंदगी आसान। सर्विस का मतलब क्या है समझ लीजिए। सबसे पहले देखो, सर्विसेज में बताया गया है कि सर्विस मीन्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, कोई भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर्विस, ठीक है, विच इज़ मेड अवेलेबल, जो कि अवेलेबल है या फिर अवेलेबल किया गया है, टू पोटेंशियल यूजर्स, टू कौन, टू पब्लिक, जिसके अंदर पोटेंशियल है उस काम को, उस कार्य को करने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्विस। एंड इंक्लूड्स बैंकिंग सर्विस, फाइनेंसिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, प्रोसेसिंग सर्विस, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्विस और अदर एनर्जी सर्विस एक्सेट्रा। अब यहाँ पर एक्सेट्रा मैंने खुद लगाया है। अब एक्सेट्रा का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो इंक्लूड्स है ना, इंक्लूड्स, तो मतलब ये कंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है, इंक्लूसिव मतलब यहाँ पे इंक्लूड्स हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, ये समझ चुके हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर हम लोग बात करें हु इज़ ए कंज्यूमर, आप बताओ यार हु इज़ ए कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कौन? जैसे कि पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में ऑन पेमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड फेयर, जो फेयर है ट्रेन का, तो क्या वो कंज्यूमर बनते हैं? हाँ जी, उनको कहा जाता है कंज्यूमर। जैसे कि सब्सक्राइबर्स है टेलीफोन का जियो, तो हम कंज्यूमर हैं कि नहीं? हाँ जी, हमने सब्सक्रिप्शन लिया है टेलीकॉम इंडस्ट्री का, अपने को 150 का भरना रहता है यार, ठीक है, बहुत दिक्कत है ज़िंदगी में। आ जाओ, तो ये जो है सब्सक्रिप्शन, वाईफाई का बिल, बताओ ना यार, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। केबल कनेक्शन है आपके घर में, तो अगर केबल कनेक्शन है आपके घर में तो क्या हो जाएगा बताइए ना,
आपने सब्सक्रिप्शन लिया सर्विस का, केबल कनेक्शन सर्विस, ठीक है, वो भी सर्विस है और हम लोग कंज्यूमर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बवाल। अब सुनिए, सर्विस रेंडर्ड अंडर मेडिकेयर इंश्योरेंस स्कीम, क्या बताइए ना, इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो सर्विस दिया जाता है वो भी तो हम कंज्यूमर बने ना। एम्प्लॉयर बियर्स द एक्सपेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, ये भी तो एक सर्विस बना है ना, हम लोग भी तो कौन है, कंज्यूमर है। अब जब हम लोग ये पढ़ते हैं ना, ये एम्प्लॉयर बियर्स द एक्सपेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या बताइए ना, एम्प्लॉयर बियर्स द एक्सपेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट, भयानक कंसेप्ट आता है यहाँ पे, उस कंसेप्ट को हम लोग समझने वाले। नीचे जाकर फटाफट देख लीजिए एक बार कंसेप्ट को। कंसेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, क्या बताइए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अब आपको ये डेफिनेशन समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस डिफरेंस क्या है इन दोनों में। बेसिक सा चीज़ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में जो एम्प्लॉयर है उसका टोटल कंट्रोल रहता है, टोटल कंट्रोल रहता है एम्प्लॉय के ऊपर, वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर जो है उसका टोटल कंट्रोल नहीं रहता है, नो टोटल कंट्रोल, ठीक है। किसके ऊपर बताइए ना, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एम्प्लॉय नहीं कह सकता मैं इधर पे, आप सोच रहे होगी सर यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दीजिए, नहीं, एम्प्लॉय हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, अब एक बात बताइएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय ऑफ सर्विस में एग्जाम्पल ये है कि कोई भी ऑफिस है, कोई भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में आपका क्या लगा है बताओ, नौकरी, आपका क्या लगा है, नौकरी लगा है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जगह पे जाके आप काम कर रहे हो, एज मतलब नौकरी है आपका उधर पे, समझ में आ रहा है, यू आर डूइंग सर्विस ओवर देयर, एम्प्लॉयड सर्विस, कंप्लीटली कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर ऑन यू, उस प्रकार के सर्विस को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जैसे कि कोई भी बंदा जाके ऑफिस में काम कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का काम है। नॉर्मली एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है वो सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक घर है, ठीक है, उस घर में एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसका नाम है शान। अब ये जो शान है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस? मेरा टोटल कंट्रोल शान के ऊपर है कि नहीं ये बता दीजिए। पूरा कंट्रोल है। मैं बोलूँगा दरवाज़ा खोल दो भाई मेरे, गाड़ी निकालना है तो वो खोल देगा, कहूँगा कि दरवाज़ा लगा दो भाई मेरे तो वो दरवाज़ा लगा देगा। समझ में आ रहा है? इस प्रकार का टोटल कंट्रोल है। जिस काम के लिए मैंने उसको अपॉइंट किया है उसके ऊपर मेरा टोटल कंट्रोल है। लेकिन यार पकड़ लीजिए मैंने एक सीए को अपॉइंट किया है, फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया है। किस काम के लिए? मेरा ऑडिट देख देने के लिए। अब एक बात बताइए, सीए का जो भी ज्ञान होगा क्या वो मेरे पास होगा? मेरे पास नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, इसलिए मैंने सीए को अपॉइंट किया। ऑब्वियसली अगर मेरे पास होता तो मैंने नहीं करना होता उसको, राइट? तो जैसे मैंने सीए को अपॉइंट किया, सीए को मैंने रखा किसी भी फर्म से, एक सीए को बुलाया और उसको कहा कि भाई मेरा ऑडिट देख दे, तो क्या मेरा कंट्रोल है उसके ऊपर? पूरा कंट्रोल है। हाँ जी। क्या मैं उसको इशारा पे नचा सकता हूँ उसको? नहीं। ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का एग्जांपल समझिए। आप एक बिल्डिंग बनाने जा रहे थे, ठीक है, आप एक बिल्डिंग बनाने जा रहे थे, आपके ऊपर था कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। आपने अपॉइंट कर डाला कॉन्ट्रैक्टर को। अब जो आप कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया, आपने उसको बताया कि भैया मेरा बिल्डिंग ऐसा ऐसा होना चाहिए, प्लान था आपका, ठीक है, ये प्लान आपने उसको बताया। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कर देंगे। अब एक बात बताइए, आपके उसको कहोगे
क्या आप डिसाइड करोगे कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है? पहले फाउंडेशन बनाना है या फिर पहले पिलर लगाना है? पहले क्या करना है, सीलिंग बनाना है उसके बाद फाउंडेशन? क्या करना है प्रोसीजर, कौन बताएगा इसको? कोई नहीं बताएगा। ये पूरा काम है कॉन्ट्रैक्टर का। आप पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते इस कॉन्ट्रैक्टर को, इसीलिए कहा जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस कोई भी, और ये देखो ये एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर कार्य को ख़त्म करने के लिए हम लोग अपॉइंट करते हैं इसको। और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ये तो भैया अपना ही बंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे कुछ भी काम करा सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अब एक बात बताइए, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको ऊपर, एग्जाम्पल नहीं केस, हाँ एग्जाम्पल ही है, एम्प्लॉयर बियर्स द एक्सपेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में होगा। क्या एम्प्लॉई कंज्यूमर है यहाँ पे कि नहीं, मेरे को ये बता दो। एम्प्लॉई जो है वो कंज्यूमर है कि नहीं, मेरे को ये बता दो। एम्प्लॉई कंज्यूमर है, हाँ जी, एम्प्लॉई जो है वो कंज्यूमर है, एम्प्लॉई जो है वो कंज्यूमर, मेरे को ये बता दो एम्प्लॉई जो है वो कंज्यूमर है कि नहीं। हाँ जी, एम्प्लॉई जो है वो कंज्यूमर है। और आप कौन हो बताइए? आप हो एम्प्लॉयर, मैं हूँ एम्प्लॉई आपका, और मैं हूँ कंज्यूमर। तो क्या मैं आपसे मेडिकल ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले सकता हूँ? हाँ जी। क्या आपको मेरा खर्चा उठाना है? हाँ जी। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सारा एग्रीमेंट में लिखा है ना पहले से ही। तो ये भी सर्विस के डेफिनेशन में आ जाता है, ये थोड़ा छोटा छोटा जो है। और सर्विस किसके डेफिनेशन में आता है? कंज्यूमर के डेफिनेशन में आता है, राइट, ठीक है। तो इन दोनों में ये दो एग्जाम्पल में हम लोगों ने समझा कि क्या ये दो चीज़ जो है ये सर्विस के डेफिनेशन में आता है कि नहीं। हाँ जी, ये सर्विस के डेफिनेशन में आ जाता है। कितना कमाल का बात है, देखो एम्प्लॉयर ने आपको अपॉइंट किया है सर्विस देने के लिए, लेकिन आप ही यहाँ पे कंज्यूमर बन चुके। कैसे? क्योंकि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेडिकल एक्सपेंस बियर करोगे एम्प्लॉय का, ठीक है। सर्विस रेंडर्ड अंडर मेडिकेयर इंश्योरेंस स्कीम भी अपने को समझ में आ चुका कि हाँ जी ये सर्विस है, क्योंकि अपन ने प्रीमियम दिया है ना भाई मेरे, ठीक है। ये इंश्योरेंस स्कीम है ना, तो हाँ जी ये सर्विस के डेफिनेशन में आ जाता है। तो क्या आप कंज्यूमर बन जाओगे? हाँ जी, हम कंज्यूमर बन जाओगे। बहुत पॉपुलर केस लॉज जो है अब आपके तरफ जो है बवंडर बन के आने वाले, तो इसको ध्यान से देखना है। अच्छा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस संतरा, ये बहुत पॉपुलर एक केस लॉ है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पे एडल्ट स्टफ जो है वो आने वाला है, तो भैया आप लोग तैयार रहिएगा, हम भी चूकने नहीं वाले एक्सप्लेन करने में, तो एकदम एक्सप्लेन कर देंगे, अच्छे से सुनिएगा। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस संतरा, अब हुआ क्या इसमें समझिए। ये मतलब हम लोग समझ रहे थे कि भैया ये कंज्यूमर है कि नहीं, इसको कंक्लूड करने के लिए भैया केस चला चुका था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये जा चुका था। अब होता क्या है कि इस केस में हुआ क्या देखो, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। हुआ ऐसा कि एक बंदा था, ठीक है, एक बंदा था और ये इसकी बंदी मतलब वाइफ, यार अच्छा भाषा यूज़ करो, वाइफ, ठीक है, ये वाइफ, ओके, और ये जो है बंदा मतलब हस्बैंड, ठीक है। अब हुआ क्या इसमें सुनो, ये दो शादीशुदा है, ठीक है। अब इन्होंने सोचा, इनके पास ऑलरेडी 2 चाइल्ड्स है। अच्छा, ये केस का हिस्सा नहीं है, मैं एक्सप्लेन मतलब समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। केस यही है, लेकिन उनका 2 बच्चे नहीं है, ये मैं बना के बोल रहा हूँ आपको, 2 बच्चे हैं, सो दैट स्टोरी आपको समझ में आए, ठीक है। अब हुआ क्या कि इन्होंने सोचा कि भैया बहुत दिक्कत है टू मेक लव। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि यार टेंशन में गिर जाते कि अपना तीसरा बच्चा जो है वो भी हो सकता है, 3rd चाइल्ड भी आ सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, 2 बच्चे सबसे अच्छे, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई मेरे तुम एक काम करो, पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाला ऑपरेशन करवा लो, सो दैट इवन इफ़ यू आर मेकिंग लव, आपको बच्चे का टेंशन ना रहे, ठीक है, आपको बच्चे का टेंशन ना रहे। अब इसमें हुआ क्या कि बंदे गए डॉक्टर के पास गए,
करवाने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए डॉक्टर के पास करवाने। अब हुआ क्या ऐसा कि डॉक्टर ने ऑपरेट किया बंदे के ऊपर, ऑपरेट हो चुका था, उसके भैया इस बंदे को कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो गया सीधा रात को एंड ही मेड लव, ही मेड लव। 1 महीने बाद पता चला, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ पता चला कि भाई साहब भाभी जी जो है शी इज़ गोइंग टू ब्रिंग 1 मोर चाइल्ड इन दी अर्थ, जो कि है इंडिया में, ठीक है, जो भी है। तो भैया इस दुनिया में और एक बच्चा जो है वो आने वाला है, ठीक है, इस दुनिया में और एक बच्चा आने वाला है। तो इसमें बंदा जो है, ये भाई जो है मेरा, ये एकदम बौखला गया, बोले कि भैया हमने इतना मतलब जो है हिम्मत करके हमने ऑपरेशन करवाया इस बंदे से सो दैट हम लोगों को लव मेकिंग में कोई दिक्कत ना आए, और देखो भैया ये क्या हो चुका है, रिजल्ट टू अ 3rd चाइल्ड। ऑपरेशन सही से नहीं हुआ, किसके कारण? डॉक्टर के नेग्लिजियंस के कारण, डॉक्टर के नेग्लिजियंस के कारण, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इन भाई साहब को देखो, डॉक्टर ने तो गुड्स नहीं दिया, डॉक्टर ने गुड्स थोड़ी ना दिया, डॉक्टर ने ऑपरेट किया, सर्विस दिया है, तो बंदा बन चुका है कंज्यूमर, ठीक है, बंदा बन चुका है कंज्यूमर। अब बताओ, सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए ये लोग केस और बोले कि भैया इस बच्चे का, ये जो अनबॉर्न मतलब बॉर्न होने वाला है, अनबॉर्न चाइल्ड ही है, अनवांटेड, अनप्लैंड कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, अनप्लैंड चाइल्ड है, वी हैव नॉट प्लान्ड फॉर दिस चाइल्ड, हम लोगों ने कुछ प्लानिंग नहीं किया है, तो भैया इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? तो गवर्नमेंट ने कहा भैया गलती जो है डॉक्टर का है, दे विल बी लाइबल एंड दे हैव टू गिव कंपेंसेशन, ठीक है, और डॉक्टर प्लस द गवर्नमेंट लाइबल रहेंगे। तो रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? डॉक्टर प्लस द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बंदा था, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, जो भी है, तो गवर्नमेंट प्लस डॉक्टर दोनों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। एज ए कंज्यूमर बंदे को बहुत दिक्कत हुआ, ठीक है, तो ये हो चुका है। तो ये हुआ था अपना केस, क्या बताइए, और कौन से केस में ये जजमेंट आया? ये आया जजमेंट अपना बहुत ब्यूटीफुल से केस, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस संतरा। अब इसमें आपको लिख लो साइड में, ठीक है, मैं जो डिक्टेट करने वाला हूँ ना वो लिख लो फटाफट, इसमें क्या जजमेंट आया, ठीक है। इसमें जजमेंट आया कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन a country where the population has been increasing rapidly and the government has taken up the family planning as an important program, the medical officer as also the state government must be held responsible in damages if the family planning operation is a failure on account of the medical officer's negligence, because this has created additional burden on the parents of the family। ठीक है, समझ में आ चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बवंडर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफिशियंसी इन सर्विस, क्या बताइए ना, डिफिशियंसी इन सर्विस, क्या बताइए, डिफिशियंसी इन सर्विस। अब कौन सा सर्विस डिफिशियंसी मानेंगे हम लोग, डिफिशियंसी मानेंगे हम लोग, ठीक है। एक केस है LIC ऑफ इंडिया वर्सेस भावनम श्रीनिवास रेड्डी, भावनम श्रीनिवास रेड्डी, ठीक है, अर्जुन रेड्डी का छोटा भाई, कौन बताइए, भावनम श्रीनिवास रेड्डी। अब इस केस में हुआ क्या, इस केस में ऐसा हुआ, इंश्योरेंस जो है ना, इंश्योरेंस क्लेम करने के समय पे सेटलमेंट हो रहा था किसके बीच में, LIC ऑफ इंडिया एंड भावनम के बीच में, ठीक है, लेकिन इसमें सेटलमेंट सही प्रकार से नहीं हुआ है, तो उसको कहा जाता है डेफिशिएंसी इन सर्विस। LIC का डेफिशिएंसी हुआ सर्विस देने में, क्योंकि उनका सर्विस ही तो ये था ना, उनका सर्विस ही तो ये था कि वो लोग क्या करेंगे बताइए ना, इंश्योरेंस देते हैं ना, तो इंश्योरेंस सेटलमेंट के समय उन्होंने सही से नहीं दिया, तो भावनम जो है उन्होंने सीधा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डाल दिया केस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गया, ये केस गया था नेशनल कमीशन के पास। अब ये नेशनल कमीशन के पास गया था ये केस, ये नेशनल कमीशन क्या है हम लोग आगे जाके देखेंगे, ये भी एक अथॉरिटी है जो इन सब चीज़ों में डील करता है, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑब्जर्व दैट डिफॉल्ट और नेग्लिजेंस इन रिगार्ड टू सेटलमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस क्लेम
वुड कॉन्स्टिट्यूट अ डेफिशिएंसी इन सर्विस, तो इसको हम लोग कहेंगे डेफिशिएंसी इन सर्विस। ठीक है, डेफिशिएंसी इन सर्विस मतलब सर्विस देने में चूक गया, तो क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा अपना पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस के.बी. शेट्टी। पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस के.बी. शेट्टी, इन्होंने तो गजब कर दिया, इन्होंने अपना ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स कह सकते हो आप, ऑर्नामेंट्स जो है उन्होंने बैंक के लॉकर में रखा था। ठीक है, किसने? के.बी. शेट्टी ने। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में रखा था और कुछ दिन बाद पता चला उनको कि यार बैंक के लॉकर में तो मेरा ऑर्नामेंट्स जो है वो गायब है। तो इसमें भैया केस कर दिया के.बी. शेट्टी ने। ठीक है, के.बी. शेट्टी ने केस कर दिया। तो यहाँ पर भी नेशनल कमीशन जो है उन्होंने बताया कि भैया बैंक गिल्टी है। क्यों बैंक गिल्टी है? क्योंकि नेग्लिजियंस हुआ ना, नेग्लिजियंस हुआ एंड देयरफॉर लायबल टू मेक गुड द लॉस, मतलब लॉस जो हुआ उसको सही करने का काम है पंजाब नेशनल बैंक का। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे सर ये इतना इजी क्यों कर रहे हो सर, अपने को तो पता चल रहा है ये डिफिशिएंसी इन सर्विस हो रहा है कि नहीं, ये डिफिशिएंसी इन सर्विस है। आपको पता चलेगा धीरे धीरे, ऐसे ऐसे केस लॉस में बताऊंगा आपको लगेगा सर ये तो डिफिशिएंसी इन सर्विस है, लेकिन वो सच्ची में नहीं है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना लीजिए। इसमें हुआ क्या समझना, ये आप बताओगे कि ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं। ठीक है, इजी से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, आप सक जाओगे। ठीक है, दैनिक रेलवे यात्री संघ वर्सेस द जनरल मैनेजर। अब हुआ ऐसा कि भैया उसने बुकिंग किया था सर्विस के लिए, कुछ सर्विस, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं आपको, सो दैट आप लोग और अच्छे तरीके से समझे, है कि नहीं। आप लोग भी याद रखें कि भैया समझाया किसने है, सैम सर ने। आ जाओ। कि एक बंदा था, इसका नाम था राम ने जो है रेलवे से सर्विस मांगा। अब रेलवे में कौन से सर्विसेज देते हैं? खाने पीने का सर्विस, ठीक है, खाने पीने का सर्विस देता है कि नहीं, और भी अलग अलग बहुत प्रकार के सर्विसेज देते हैं। हम लोग इसी एग्जाम्पल पे स्टिक रहते हैं और इसी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझा देते हैं आपको। ठीक है, अब राम ने सर्विस के लिए अप्लाई किया, बोले कि भाई साहब अपने को 1 नंबर बिरयानी चाहिए, अब ट्रेन में कुछ दिक्कत होने के वजह से, कुछ वायलेंस होने के वजह से जो है सर्विसेज जो है वो बंद था। ठीक है, सर्विसेज जो है वो नहीं दे पाए, तो राम ने कंप्लेंट कर डाला अंडर दी एक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, अब देखो ना क्या कैसे लोग हैं यार, और हम लोग अगर जाते हैं कुछ हो भी जाता है तो हमको फ़र्क भी नहीं पड़ता है, हमको मतलब कुछ, हम लोग आवाज़ उठाते नहीं है किसी भी चीज़ का। लेकिन ये बंदा कितना ब्रेव, इन जैसे लोगों के लिए अपना जो राइट है ना वो अपने पास है, और गवर्नमेंट जो है ना अपने से डर के रहता है। ठीक है, अपने से डर के रहता है इन जैसे लोगों के लिए। आप मत सोचो कि ये कितना कंजूस बंदा है कि यार 1 प्लेट बिरयानी नहीं दिया तो इसने हल्ला मचा दिया, ऐसा नहीं है। इन जैसे बंदों के लिए, देखो आप लोग तो ऐसे हो कि यार होता है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रोवर्ट इंसान हो आप, तो इसमें क्या, अगर सामने वाला बंदा गलत भी करके चला जाए फिर भी आप कुछ बोल नहीं पाते, है कि नहीं। लेकिन ये एक्सट्रोवर्ट इंसान राम, इन्होंने कर डाला नेशनल कमीशन में कंप्लेंट और बोला कि भाई साहब अपने को जो है डैमेजेस पे करना है, डैमेजेस दो अपने को, क्योंकि हमने सर्विस बुकिंग किया था और आपने नहीं दे पाया। ठीक है, तो अब बताओ, अब मैं कहानी फिर से रिपीट करता हूँ कि राम ने सर्विस बुकिंग किया खाने पीने का ट्रेन में, लेकिन ट्रेन में कुछ दिक्कतें आ चुका था, कुछ वायलेंस के चक्कर में ट्रेन वाले जो है, IRCTC वाले जो है, वो लोग खाना डिलीवर नहीं कर पाए राम को। तो इसमें क्या डिफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं, ये बता दीजिए मेरे को सिर्फ। ठीक है, डिफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं, कमेंट सेक्शन पे लिख के जाना है। ठीक है, आपको तो ये याद रखना, कमेंट सेक्शन पे लिखना है आपको ये डिफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ चुके सर, एकदम बवाल सर, आप तो बवाल ही हो सर। अब देखो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे, ये कमेंट सेक्शन में लिखना है, होमवर्क है भाई मेरे। अच्छा, नेक्स्ट है अपना एन प्रभाकरण वर्सेस जनरल मैनेजर साउथर्न रेलवे। अब हुआ क्या यहाँ पे, सुनो इसमें क्या हुआ, सुनो, ये भी रेलवे का ही है। ठीक है, साउथर्न रेलवे, एन प्रभाकरण, ठीक है।
हुआ ऐसे कि भाई साहब ने बुकिंग किया था एसी का, एसी फर्स्ट क्लास। और हम एसी फर्स्ट क्लास में जाते क्यों है? क्योंकि भैया अपने को आराम चाहिए, ठीक है, फुल कुशन्ड होगा, मतलब आराम से हम ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि लकड़ी के उसमें प्लेटफॉर्म में सो के हम लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें वेल कुशन्ड होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये होना चाहिए वेल कुशन्ड। अब वेल कुशन्ड का मतलब क्या कि भाई हम आराम से जाएंगे ना, लेट लेट कर, वेल कुशन्ड होना चाहिए। तो हमने करवाया बुकिंग फर्स्ट क्लास का, और मेरे को जो सीट मिला है उसमें वेल कुशन्ड नहीं था, नो वेल कुशन्ड, ठीक है। जिस सर्विस के लिए मैंने अप्लाई किया था फर्स्ट क्लास टिकट, वो मेरे को मिला ही नहीं। अब बताओ, इस केस में ट्रेन लोग कहते हैं कि भैया ये तो कभी कभार हो जाता है, एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। तो इसमें क्या बताइए ना, केस का नाम बताइए, याद करो, एन प्रभाकरण वैसे जनरल मैनेजर साउथर्न रेलवे। इसमें बताया गया कि भैया ये भी गया किसके पास? नेशनल कमीशन के पास, ठीक है, क्योंकि नेशनल केस है तो नेशनल कमीशन के पास जाएगा। अब नेशनल कमीशन के पास गया, उसमें हुआ ऐसा कि उसने एक जवाब दिया, बोले कि ये डिफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं, डिफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं, ये नेशनल कमीशन ने जवाब दिया। अब आपको लिखना है कि ये डिफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू। तो ये भी आपको लिख डालना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन पर। इफ़ यू आर मिसिंग इट देन यू आर मिसिंग द एंटायर पोर्शन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो डोंट मिस इट, व्हेन आई से डू इट ब्रो मेरे, ठीक है। आ जाओ, ये हो चुका अपना एन प्रभाकरण वर्सेस जनरल मैनेजर साउथर्न रेलवे, ठीक है। अब हम लोग होमवर्क पे चलते हैं। इसमें डेफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं, ये दो होमवर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, होमवर्क आपका होमवर्क स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, है कि नहीं। अब ये भी होमवर्क्स है, अब आपको बताने कि भैया डेफिशिएंसी सर्विस है कि नहीं। इंडियन एयरलाइंस वर्सेस जितेश्वर आहिर, इंडियन एयरलाइंस वर्सेस जितेश्वर आहिर। अब इस केस में हुआ क्या भाई, मेरे समझना भाई साहब, ये है प्लेन, ठीक है, ये है प्लेन। मेरे को सही से ड्रॉ करना नहीं आता, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यह है प्लेन, मछली मत समझना, प्लेन ही है ये अपना प्लेन। अब हुआ क्या, अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, तो इसमें एंट्री के लिए ना, एंट्री के लिए यहाँ से एंट्री के लिए जो है एक लैडर लगाया जाता है, एक लैडर लगाया जाता है। जब आप ट्रेन में प्लेन में बैठते हो, वहाँ पे कैसे चलोगे इतना बड़े प्लेन पे, तो यहाँ पर एक लैडर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो लैडर है हुआ ऐसा कि भाई साहब जो है वो चढ़ने ही वाले थे प्लेन के ऊपर, यार लैडर जो है ये हट चुका था, ये हट चुका था लैडर, ठीक है, ये हट चुका था। या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो निकलने ही वाले थे प्लेन से, ठीक है, उनका डेस्टिनेशन आ चुका था, तो वो निकलने ही वाले थे, लेकिन ये लैडर जो है ये हट चुका था। तो मतलब वो निकले नहीं, मतलब वो एक पैर उन्होंने डाला लैडर के ऊपर और उन्होंने लैडर खिसका दिया, और इससे क्या हो गया, बंदे जो है सीधा ऊपर से नीचे धड़ाम करके गिर गए, यहाँ पे हक्का बक्का हो गया था, चक्कर आ रहा था उनको। तो ये ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे हम आपको। ये क्या है, डिफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे, आप लिखोगे कि ये डिफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं है। मैंने केस आपको समझा दिया है, ठीक है। दूसरा केस है ट्रेन का, केस लो मैं बताता हूँ आपको, लेकिन पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत टफ है ना डायग्राम, बहुत टैलेंट चाहिए होता है इसके लिए भाई, ऐसे नहीं होता है। अब आपने जब ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, तब आपने देखा होगा कि ये दो जो चीज़ है, ये ट्रेन जो है, ट्रेन को एक करता है, क्या करता है बताए ना, एक करता है, क्या करता है, एक करता है। तो इसको कहते हैं हम लोग वेस्टिबल पैसेज, क्या बताइए ना, वेस्टिबल पैसेज, इसको हम लोग वेस्टिबल पैसेज करते हैं, जो कि एक डब्बा दूसरे डब्बे के साथ जुड़ता है। एक पैसेज रहता है ना जो हर वक्त हिलता रहता है, बहुत भयानक तरीके से हिलता रहता है, और अपने को डर लगता है कि भैया हमें गिर ना जाए। अपने को बच्चे के टाइम, जब हम बचपन में, जब मैं ट्रैवल करता था, मेरे को मतलब बहुत डर था कि मैं गिर ना जाऊँ सिर्फ यहाँ से। फिर धीरे धीरे जैसे ट्रेन ट्रैवलिंग मेरा मतलब पैशन बन चुका था, फिर मैं तो भैया यहीं पे जाके कभी कभार सुपरमैन बन जाता था, यहीं पे खड़ा रहता था, एंड इट वाज मूविंग व्हेन आई वाज अ किड, ओके, नॉट व्हेन आई ग्रो अप, व्हेन आई वाज अ किड। तो मैं यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया था। मैं देखता हूँ क्या होता है, मतलब आई वाज गोइंग टू व्हाट, बताइए ना, आई वाज डेडिकेटेड इनफ कि मैं अपने फियर से लड़ूंगा। लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है, एकदम नहीं, यहाँ पे खड़ा होना ही नहीं चाहिए किसी को भी। पापा ने एक बार देख लिया था, कान मरोड़ के मम्मी के पास लेकर खूब धुलाई दिया मेरे को, ठीक है। अब हुआ क्या ऐसा कि ऐसे मेरे तरह एक बंदा था
जो मतलब शौकीन था बहुत, तो ये यहाँ पे खड़ा था। तो जैसे ही खड़ा था यहाँ पे या फिर ये पैसेज करने जा रहा था, इसका जो ये जो है मतलब जो कनेक्ट करता है वेस्टिबल पैसेज है, ये खुल चुका था और ये चलती ट्रेन से गिर गया नीचे। सर सही में घटना है क्या? अब भाई केस लॉ है इसके ऊपर, सही में क्या बात कर रहे हो? कोर्ट में गया इसको लेकर, तो ये गिर चुका था। ठीक है, अब ये गिरेगा तो स्माइल तो नहीं करेगा ऑब्वियसली, है कि नहीं? तो ये हाँ, तो ये गिर चुका था। जैसे वो गिर चुका था, अब ये केस गया। ठीक है, जब ये केस गया, यहाँ पे एक डिसीजन सुनाया गया, लेकिन उस डिसीजन से पहले आपको बताना है, मतलब डिसीजन यही है कि ये डिफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं। अगर डिफिशिएंसी इन सर्विस है तो रेलवे पूरा भुगतान करेगा। ठीक है ना, यही है और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ यही कॉन्स्टिट्यूट करना है लास्ट में कि डिफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं। अब ये तो भैया डिफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं आप बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस केस लॉ का नाम बता दीजिए सर। इस केस लॉ का नाम है, अच्छा इस केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नथमल हंसारिया। नथमल हंसारिया, ठीक है, समझ में आ चुका है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नथमल हंसारिया, ये है केस लॉ। तो आपको ये याद रख लेना। ये दो हो चुका है अपना, एक है रेलवे का हो चुका है और एक है एयरप्लेन का, मतलब एयरलाइन का, और एक अपना रेलवे का। ठीक है, दूसरा भाई ये होम्योपैथिक मेडिसिन एंड एलोपैथिक मेडिसिन के बीच में झगड़ा, जैसे कि एक रामदेव बाबा और दूसरा बताइए ना, और दूसरा कोई अथॉरिटी। देखो हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ। पूनम वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल। हुआ क्या, यहाँ पे एक डॉक्टर था, एक सुनो अच्छे से, एक डॉक्टर था, एक क्या था, डॉक्टर था, वो पूरा ट्रेंड था, वो होम्योपैथिक मेडिसिन होम्योपैथिक डॉक्टर था। वो होम्योपैथिक डॉक्टर मतलब होम्योपैथी पे उसका मास्टर था। ठीक है, वो मास्टर था, वो डॉक्टर था, होम्योपैथिक में उसने प्रैक्टिस किया है, तो ये डॉक्टर था विद कंप्लीट एजुकेशन होम्योपैथिक, लेकिन वो इलाज करवा रहा था एलोपैथिक मेडिसिन से। एलोपैथिक मेडिसिन से वो इलाज करवा रहा था एक बंदे का। उसी इलाज के चलते हुए बंदा मर चुका है, डेथ हो चुका है। अब बताओ ये नेग्लिजेंस ऑफ सर्विस है कि नहीं, डिफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं, बताइए। ठीक है, तो ये आपको येस और नो लिखना है कमेंट सेक्शन पे, केस लॉ के साथ फिर लिखना है येस और नो। फिर है जितेंद्र कुमार वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ये फिर से इंश्योरेंस कंपनी का है। यहाँ पे ऐसा हुआ, जितेंद्र कुमार वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ये ऐसा है कि भैया ये कार इंश्योरेंस कंपनी है। अब जितेंद्र कुमार जो है वो एक ड्राइवर थे, उनको इंश्योरेंस चाहिए था उनके कार के ऊपर। पकड़ लो, कार को ठोक दिया, या फिर कार को ठोका गया है, या फिर कार गुम हो चुका है। अब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम है कि भैया जितेंद्र कुमार के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, तो हम उसको इंश्योरेंस कैसे दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का डेफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं, ये आप मुझको बताओ। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी कह रहा है कि भाई मेरे हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास वैलिड लाइसेंस ही नहीं है। ठीक है, वैसे प्रीमियम तो हम लोग भरते रहे इंश्योरेंस का, लेकिन एंड में कहता है कि भैया ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है। तो क्या ये डिफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ईजी सा चीज़ है। इज़बेला थॉर्बर्न कॉलेज वर्सेस मिस फतीमा एफएनडी, जैसे कहते हैं ना घमंडी, वैसे एफएनडी। ठीक है, मिस फतीमा घमंडी, ऐसा नहीं, मिस फतीमा एफएनडी। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए कह रहा हूँ, कोई भी ऑफेंड मत होना। इज़बेला थॉर्बर्न, ठीक है, थॉर से आप याद कर सकते हो, थॉर्बर्न। ठीक है, इज़बेला थॉर्बर्न कॉलेज वर्सेस मिस फतीमा एफएनडी। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, इसमें भाई साहब नहीं, इसमें हुआ कि बहन जी ने, ठीक है, जैसे भाई साहब होता है वैसे बहन जी होती है। ठीक है, ऑफेंड मत करना कोई भी। अब यहाँ पे इस लड़की ने रिफंड मांगा एडमिशन फीस का, तो जैसे कॉलेज ने रिफंड नहीं दिया, वो चली गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल करने। अब बताइए ये कॉलेज का डिफिशिएंसी इन सर्विस है कि नहीं है, या आप बताएंगे हमको? कौन बताएगा? आप कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, मैंने केस एक्सप्लेन कर दिया, ये सारे केसेस को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि कौन सा डिफिशिएंसी इन सर्विस है, कौन सा नहीं है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। फिर हम लोग देंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। बहुत बढ़िया, बताइए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब ये जो काउंसिल है,
ठीक है, ये सेल वाला सेल नहीं, काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट consumer protection council. Now these three councils are the councils where you should go. Now how do I know where do I have to go? District consumer protection council should I go, or should I choose for the state consumer protection council, or should I choose for the central consumer protection council? These are the councils where you should go. Okay, the lowest is the district council, the second lowest is the state consumer council, the third lowest is the central council. So which is the first? The first is the Supreme Court. Understood? The District Consumer Protection Council, State Consumer Protection Council, and the Central Consumer Protection Council. Always remember, the Central Consumer Protection Council shall have maximum of 150 members. One meeting every year is very necessary. State Consumer Council shall have maximum of 10 members. 2 meetings every year is very, very necessary. And the District Consumer Protection Council shall consist of the collector of district. बताइए हो, the collector of the district. District में every district has a collector, right? So the collector of district. Member as prescribed by CSG. Okay, there is no limit to the members over here accordingly, because the SG will suggest how many members should be there, and 2 meetings is very, very necessary for this also. Now you have to see, when do you complain to the district council? When your claim is below 20 lakh, when your claim is below 20 lakh, matlab up to 20 lakh, then you should go to the district council for claim as a consumer. You are a consumer, you got hurt, you are aggrieved due to various reasons. So it may be any reason. If your claim is below 20 lakh, then you have to go to district council. If your claim is above 20 lakh and below 1 crore, then you have to go to state consumer council. If your claim is 1 crore and above, then you have to go to the national council. Always remember, if you're not satisfied with the decision given by the district council, then you have to move towards the state council within 30 days. If you're not satisfied, with the state council also, you have to move towards the national council. That is, move towards means appeal. You have to appeal to the national council within a time period of 30 days. Okay, so this is the time period. And if you're not at all satisfied with the national council, then you have to complain to the Supreme Court within a period of 30 days. That is appeal. You have to appeal. All these are appealable. You understand? From district to state, state to national, then Supreme Court. You understood? Complaint to be raised to. Limitation period 2 years. That means what? From the day you are aggrieved, from the day you have denied biryani in the railway station, from that day you have 2 years. Within years you have to drop down your complaints. ठीक है, the limitation period for complaint is 2 years. You have to remember this. ठीक है, complaint to be raised to the district, state and national council. What are the remedies they will give? They will either remove the defect, they will either replace the good. If it is a good related query, then they will replace the good. If it can be refundable, they will refund. If there can be compensation, then they can compensate. Sir, what if refund is not my solution and I want more? I need compensation of the biryani. Refund is not satisfied. I'm not satisfied with the refund. Then where should go? From district to state, state to national, then Supreme Court. Once Supreme Court said that we can only give the refund of 120 rupees for your biryani, then you don't have any other option. ठीक है. Now, remove defect in service. They may either remove the defect in the service, discontinue the unfair trade practice. They will ban the unfair trade practice, whatever trade practices are going on. Unfair trade practice means there is a definition in the book. You can read the definition. Unfair trade practice. Unfair trade practice means what? Means that some kind of practice is going on, some kind of agreement, some kind of contract going on, where the consumer is the victim. You understand? When the consumer is the victim. Now, the unfair trade practice may be between the distributor, supplier, or all that stuff, and the consumer, the final consumer, is the victim. Okay. So they may discontinue that, right? They'll give an order that आज से ये सब कुछ बंद होना चाहिए, वरना जेल के पीछे आप लोग को लेकर बंद कर देंगे हम लोग. तो इस प्रकार से वो लोग बोल भी सकते हैं. Not to offer the hazardous good for sale. Okay, and if there is a case where the court or the tribunals or the councils decide ये good जो है ये hazardous है and we can't allow you to market this good or sell this good in the market,
तो इस प्रकार से बंद भी लगा सकते हैं। अब ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे रेमेडीज़ जो है वो दे सकते हैं। अपील कर सकते हैं, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे, स्टेट से जाएंगे, सेंट्रल से जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, सब के बीच में 30 डेज का समय रहेगा आपके पास। डिस्ट्रिक्ट ने डिसीजन सुनाया स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट ने डिसीजन सुनाया जिस दिन, उस दिन से 30 डेज मिलेगा आपको स्टेट के पास अपील करने के लिए। स्टेट ने जिस दिन ऑर्डर सुनाया उस दिन से 30 डेज रहेगा आपको सेंट्रल के पास जाने के लिए। सेंट्रल ने जिस दिन ऑर्डर सुनाया उस दिन से 30 डेज रहेगा सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। समझ में आ चुका है? बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं सर, बहुत ब्यूटीफुल। मार्किंग करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हम लोग मार्किंग करने वाले हैं यहाँ पे कुछ डिजिट्स जो है, नंबर जो है, उसमें चेंजेस आ सकता है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में। जो अपडेटेड होगा वो ये इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, नंबर्स है, टाइम लिमिट्स है एंड ऑल दैट, वो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस वीडियो को नहीं देखा तो कुछ नहीं होने वाला। ये वीडियो आपको एग्जामिनेशन में लेकर जाएगा एंड आपको लिखने में मदद करेगा कि भैया ये चीज़ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, देखो ये सारा डेफिनेशन तो हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंज्यूमर राइट्स वगैरह ये सब हम लोगों ने देख रखे हैं। बाकी ये डेफिनेशंस जो है ना, डेफिनेशंस खुद से करने घर पे, ऐसा नहीं कि डेफिनेशंस भी मैं करवाने वाला हूँ। डेफिनेशंस खुद से करना है घर पे। जो एक्सप्लेन करने लायक चीज़ है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। अरे बहुत सारा है जो आप हम लोगों ने कंपटीशन एक्ट में पढ़ रखा है, तो वो वहाँ से कर लेना, यहाँ से आपको देखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ठीक है। क्या बताइए ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। हाँ जी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है 3 लेवल का, एक है सेंट्रल लेवल का, एक है स्टेट लेवल का, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, राइट। आपको पता ही होगा, हाँ जी पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पता ही है। अब देखो क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, द सेंट्रल गवर्नमेंट, मार्किंग कर लो, यही पढ़ना है आपको, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्स टू स्टैब्लिश द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल टू बी नोन एज द सेंट्रल काउंसिल। The Central Council shall be an advisory council and consist of minister in charge of the Department of Consumer Affairs in the Central Government। Central level पे कौन बैठेगा? Central गवर्नमेंट कंज्यूमर का प्रोटेक्शन काउंसिल। अब उसमें कौन बैठता है? मिनिस्टर इंचार्ज। हु शैल, और यही मिनिस्टर इंचार्ज चेयरमैन रहेगा, एंड सच नंबर ऑफ, एंड उसी के साथ सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। तो इसमें लिमिट नहीं है, तो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लिमिट बताया था ना, उस लिमिट के चलते नहीं जाना है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया कि भाई साहब लिमिट नहीं है, जितना चाहिए होगा, ठीक है, as such number of other officials or non-official members representing such interest as may be prescribed, ठीक है। अच्छा, मीटिंग के बारे में सीधा सीधा बता दें, एक मीटिंग तो होना ही होगा, एटलीस्ट 1 मीटिंग ऑफ द काउंसिल शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। ये कौन सा है? ये अपना सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल लेवल का एक मीटिंग तो होना ही है, ठीक है। अब देखो कहाँ पे होगा? सच टाइम एंड प्लेस एज द चेयरमैन में थिंग्स फिट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या बताया गया? एवरी स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्स टू स्टैब्लिश अ स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर सच स्टेट टू बी नोन एज द स्टेट काउंसिल, ठीक है। अब यहाँ में कितने, अच्छा, द स्टेट काउंसिल शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल एंड कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर इंचार्ज रहेगा, उसमें भी मिनिस्टर इंचार्ज था, ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट। हु शैल बी द चेयरपर्सन? अब ये जो मिनिस्टर इंचार्ज रहेगा वही रहेगा चेयरपर्सन, एंड सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 10। कितना बताइए ना? नॉन एक्सीडिंग 10। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना, देखो मिनिस्टर इंचार्ज तो बैठता ही है, उसी के साथ साथ स्टेट काउंसिल जो है ना, स्टेट काउंसिल शैल बी द एडवाइजरी काउंसिल एंड कंसिस्ट ऑफ, इसमें कुछ मेंबर्स भी रहेंगे, अब एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है, जितना मेंबर होना चाहिए उतना होगा। उसके अलावा 10 मेंबर्स ऐसे भी रहेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करके देंगे। तो कौन कौन बैठेगा स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में? एक तो मिनिस्टर इंचार्ज बैठेगा, अब ये मिनिस्टर इंचार्ज ही चेयरमैन है। उसी के साथ साथ एज नंबर ऑफ, बताइए ना,
प्रिस्क्राइब्ड ऑफिशियल्स प्लस नॉन ऑफिशियल्स बैठेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साइड से, प्लस 10 बैठेंगे नॉट एक्सीडिंग 10 फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करके देंगे, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे 2 मीटिंग होना होगा, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 मीटिंग होगा, ये इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 2 मीटिंग्स, ठीक है, बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग्स। द स्टेट काउंसिल शैल मीट नॉट लेस देन 2 मीटिंग्स हेल्ड एवरी ईयर, ठीक है। और कहाँ पे होगा, जैसा चेयरमैन ठीक समझे वहीं पे होगा। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में देखो, जो मार्क करवाऊंगा इतना ही, द स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्स टू स्टैब्लिश फॉर every district with effect from such date as it may specify in such notification a district consumer protection council to be known as the district council, ठीक है। the district council shall be an advisory council and consist of the collector of district कौन बैठेगा, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बैठेगा, IPS ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बैठेगा, ठीक है। Consist of the collector of the district who shall be the chairperson and such number of other officials members representing such interests as may be prescribed, ठीक है। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन बैठेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठेगा अपना, बता दीजिए ना, हीमैन का नाम बताइए, कौन है हीमैन, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट में कौन बैठेगा बताइए ना, डिस्ट्रिक्ट में कौन बैठेगा, हाँ जी, हाँ सही पकड़े हैं, कलेक्टर बैठेगा, कलेक्टर, उसी के साथ साथ सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर भी 2 मीटिंग होगा और जो चेयरपर्सन सही डेट एंड टाइम फिक्स करेंगे उसी में मीट करना होगा, समझ में आ रहा है, साल में 2 मीटिंग। अब देखो क्या बताए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये है CCPA। अच्छा, इस बात का स्पेशलिटी क्या है, इस चीज़ का स्पेशलिटी ये है। अच्छा, इसमें कौन कौन बैठता है और उसका काम क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखो अच्छे से, Section 10 empowers the central government to establish a central consumer protection authority to be known as the central authority to regulate matters relating to violation of right of consumers, unfair trade practices and false or misleading advertisement which are prejudicial to the interest of public and consumers, and to promote, protect, enforce the right of the consumers as a class, ठीक है, वो एक ही काज है। The central authority shall consist of chief commissioner and such number of other commissioners as may be prescribed to be appointed by the central government. कौन बैठेगा CCPA में, चीफ कमिश्नर बैठेंगे और उसी के साथ साथ सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर्स जितना प्रिस्क्राइब किया गया हो। कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी शैल बी इन सच प्लेस इन नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली एंड इट शैल हैव regional and other offices in other places in India as the central government may decide, ठीक है। Qualifications क्या क्या चाहिए, देखो, the central government may by notification make rules to provide for such qualifications for appointment, method of requirement, procedure क्या होगा, appointment, term of office कितना होगा, salary, allowance, registration, रेजिग्नेशन, ठीक है, रिमूवल किस प्रकार से रिमूवल करेंगे एंड ऑल दैट, एंड अदर कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ द चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि अगर आपको जैसे कि चीफ कमिश्नर है एंड उसके साथ अदर कमिश्नर्स है तो वो कैसे निकाले जाएंगे, उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा, ठीक है, रेम्यूनरेशन कितना मिलने वाला है, अलाउंस, सैलरी, सब टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन, रिमूवल, सब कुछ, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तहत बोल देगा। अच्छा, वैकेंसी देखो, वैकेंसी के कारण क्या बोले, नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी शैल बी इनवैलिड मेयरली, कि वैकेंसी है इसके लिए कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो इनवैलिड नहीं रहेगा। कोई भी डिफेक्ट है अपॉइंटमेंट में जो कि चीफ कमिश्नर है या फिर कमिश्नर है, देखो क्या है कि कंज्यूमर, देखो ऐसा हो गया है, फॉर एग्जांपल ये है अतुल और ये है राना, अतुल और राना, ठीक है, अतुल और राना। अब हुआ क्या समझो कि अतुल और राना के बीच में एक झगड़ा हुआ है, वो सारे चले गए हैं कहाँ के पास बताइए ना, सेंट्रल अथॉरिटी के पास। अब हुआ ऐसा कि जब सेंट्रल अथॉरिटी कुछ डिसीजन सुनाने लग गया ना, तब
राणा ने कहा कि भाई साहब आपका जो चीफ कमिश्नर है ना वो एलिजिबल ही नहीं है, उसका अपॉइंटमेंट सही ढंग से हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे डिसीजन सुना सकते हो। तो यहाँ पे पावर दिया जाता है, एक्ट पावर देता है सेंट्रल अथॉरिटी को, भैया आपको चाहे कहीं से भी उठा के बिठा दिया हो, आप कुर्सी पे हो, आपका अपॉइंटमेंट जिस भी तरीके से हुआ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई भी डिफेक्ट है उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ता, आपका अपॉइंटमेंट में या फिर बाकी कमिश्नर्स के अपॉइंट में कोई भी डिफेक्ट है फ़र्क नहीं पड़ता, आप पूरे लायबल हो एंड पूरे पावरफुल हो, पूरा पावर आपको दिया जाता है कि आप डिसीजन सुना सको, ठीक है। और वैकेंसी फॉर एग्जांपल यार कमिश्नर्स में सारे कमिश्नर्स अवेलेबल नहीं है, वैकेंसी हो चुका है, ठीक है, तो बताइए क्या हो सकता है। क्या मैं बताऊँ ना, डिसीजन नहीं सुना सकता, क्या सेंट्रल अथॉरिटी डिसीजन नहीं सुना सकता? हाँ जी सुना सकता है, ठीक है। वैकेंसी हो जाए, डिफेक्ट हो जाए अपॉइंटमेंट में, या फिर इरेगुलरिटी हो इन द प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, तब भी समझ में आ रहा है। इरेगुलरिटी प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी में जो भी प्रोसीजर हो रहा है, जो भी प्रोसीजर हो रहे हो उसमें इरेगुलरिटी है, मोटा मोटी बोला जाए तो कुछ भी गलत हो रहा हो सेंट्रल अथॉरिटी में, आपको लग रहा है गलत, लेकिन वो जो डिसीजन आपको सुनाएंगे वो आपको मान के चलना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। Section 13 of the Act deals with the appointment of officers, expert professionals and other employees of the central authority. It states that the central government shall provide the central authority such number of officers and other employees as it consider necessary. ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे. The salaries allowances payable, ठीक है, to the officers and other employees of the central authority, ठीक है, under the act as may be prescribed. ठीक है, तो जो प्रिस्क्राइब किया गया हो वही सैलरीज मिलेगा. The central authority may engage in accordance with the procedures specified by regulations such number of experts and professionals of integrity and ability who have special knowledge and expertise in the areas of consumer right and welfare. उनको भी engage किया जा सकता है. अलग इंसान जिसका स्पेशलिटी हो, किस चीज़ में स्पेशलिटी हो, किस चीज़ में स्पेशलिटी हो, वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स, पॉलिसी, कंज्यूमर पॉलिसी, लॉ, मेडिसिन, फूड सेफ्टी, मतलब कंज्यूमर राइट्स को लेकर कोई भी बंदा है जिसका स्पेशलिटी है, अब उस बंदे को आप लोग सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो अपॉइंट कर सकता है. ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंट कर सकता है. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ब्यूटीफुल सा चीज़ है. देखो, प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी क्या बोले, प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. द सेंट्रल अथॉरिटी शैल रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स बिजनेस एंड एलोकेशन ऑफ इट्स बिजनेस अमॉन्ग्स द चीफ कमिश्नर्स एंड कमिश्नर एंड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर आ जाओ. अच्छा, इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, ये देख लो एक बार. सेंट्रल अथॉरिटी का एक इन्वेस्टिगेशन विंग रहेगा. वो कैसे काम करेगा? द सेंट्रल अथॉरिटी शैल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट. ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट अ डायरेक्टर जनरल एंड सच नंबर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स, director, joint director, deputy director, assistant director from amongst persons who have experience in investigation, possess such qualifications. समझ में आ रहा हो? कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना है ना, सुनो, कुछ भी चीज़ इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन करना है, तो वो इन्वेस्टिगेशन कौन कैरी करता है? डायरेक्टर जनरल. डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. याद रखना, सेंट्रल अथॉरिटी का एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी है, सेंट्रल अथॉरिटी का एक इन्वेस्टिगेशन विंग है. ये इन्वेस्टिगेशन विंग जो है ये डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करता है, प्लस अदर एडिशनल डायरेक्टर जनरल. ठीक है, उसके बाद नॉर्मल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सारे. और कौन होते हैं वो लोग? जिनके पास क्वालिफिकेशंस हो. ठीक है, इस फील्ड में, कौन से फील्ड में? एक्सपीरियंस हो इन्वेस्टिगेशन में. एवरी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर शैल एक्सरसाइज हिज पावर्स एंड डिस्चार्ज हिज फंक्शन सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर जनरल. तो डायरेक्टर जनरल यहाँ पे मेन रहेंगे, वो जो कहेंगे, जितना पावर देंगे बाकी सबको उतना वो पावर यूज कर सकते हैं डायरेक्टर जनरल के इशारों पे. समझ में आ चुका है? The Director General may delegate all or any of his power to the additional Director General or Director, Joint Director, Deputy Director, Assistant Director as the case may be, while conducting inquiries or investigation under this Act. ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल तो मेन है,
लेकिन वो अपना सारा पावर जो है वो निकाल के दे सकता है अपने एडिशनल डायरेक्टर जनरल को एंड बाकी सारे डायरेक्टर्स, जॉइंट डायरेक्टर्स, डेप्यूटी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को। कह सकते हैं कि भैया मैं पूरा पावर देता हूँ तुमको, तुम जाके इन्वेस्टिगेशन करो बिंदास। फिर देखो क्या कहा गया है, द इंक्वायरीज और द इन्वेस्टिगेशन मेड बाय द डायरेक्टर जनरल शैल बी सबमिटेड टू द सेंट्रल अथॉरिटी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, ये समझ में आ चुका है, ईजी सा चीज़ है। पावर क्या है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पावर क्या है? देखो सेक्शन 16 कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में ऑन कंप्लेंट, जब उसके पास कंप्लेंट आ जाए, और ऑन ए रेफरेंस मेड टू हिम बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, या फिर सेंट्रल अथॉरिटी अगर उसको बोले, सेंट्रल अथॉरिटी उसको डायरेक्शन दे, और द कमिश्नर ऑफ द रीजनल ऑफिस, या फिर रीजनल ऑफिस का जो कमिश्नर है वो अगर उसको डायरेक्शन दे, ऑर्डर दे, इंक्वायरी कर सकता है वो इनटू, और इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट कर सकता है कंप्लेंट्स को लेकर रिगार्डिंग वायोलेशन ऑफ राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एज ए क्लास ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू वायोलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट विद इन हिज ज्यूरिसडिक्शन, जो उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हो तब। ठीक है, एंड सबमिट हिज रिपोर्ट टू द सेंट्रल अथॉरिटी और द कमिश्नर ऑफ द रीजनल ऑफिस एज द केस में बी। सीधा बात ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, हाँ जी कर सकता है। कब? जब वो खुद कोई आके उसके पास कंप्लेंट करे, या फिर उसको रेफरेंस मिला हो सेंट्रल अथॉरिटी से, कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिस से, तब जाके वो कर सकता है। और कहाँ पे कर सकता है? अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। समझ में आ रहा है? अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। कंप्लेंट्स टू ऑथोरिटीज, अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू वायोलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट विच आर प्रीजुडिकल टू द इंटरेस्ट, जो कि इंटरेस्ट कंज्यूमर के इंटरेस्ट के खिलाफ है, as a class may be forwarded either in the writing or in electronic mode to any of the authorities, namely district collector, commissioner और regional office और central authority। इनको आप भेज सकते हो या तो लिखित में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में। पावर ऑफ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है भाई। 2-3 करवा दूं? हाँ जी, आपके मन के शांति के लिए करवा देता हूँ भाई मेरे। प्रोटेक्ट करना, प्रोमोट करना, एनफोर्स करना कंज्यूमर राइट्स एज अ क्लास एंड प्रिवेंट वायोलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर दैट नो पर्सन एंगेजेस हिमसेल्फ इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है भैया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ये हम लोग कंपटीशन एक्ट से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क है, ये कर लेना एक बार। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा तो कर सकते हो भाई मेरे, नर्सरी थोड़ी ना है। अच्छा, पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू रेफर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और टू अदर रेगुलेटर। देखो सेंट्रल अथॉरिटी जो है ना वो रेफर कर सकते हैं मैटर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरे रेगुलेटर्स के पास। ठीक है, दूसरे रेगुलेटर्स के पास, जैसे कि बैंकों का रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी। तो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है सेंट्रल अथॉरिटी। अच्छा देखो, द सेंट्रल अथॉरिटी में क्या बोल सकता है? हाँ जी बोल सकता है। सेंट्रल अथॉरिटी में आफ्टर रिसीविंग एनी इन्फॉर्मेशन और कंप्लेंट और डायरेक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन मोशन, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन मिला हो या खुद से कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, या तो कॉज टू बी कंडक्टेड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एज वेदर there exists a prima facie case of violation of consumer right or unfair trade practices or any false or misleading advertisement by a person which is prejudicial to public interest। भैया सेम है भाई साहब, सेम है। ठीक है, आपको क्या याद रखना, क्या वो रेफर कर सकता है अलग अथॉरिटी को? हाँ जी, रेफर तो किया जा सकता है, यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर सिर्फ टॉपिक से ही हो जाएगा, अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू रिकॉल ऑफ गुड्स। रिकॉल ऑफ गुड्स मतलब जो गुड्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है उसको वापस ले लेना। क्या ले सकता है सेंट्रल अथॉरिटी? यस। कब ले सकता है? अगर भैया वो गुड या सर्विसेज जो है वो डेंजरस हो, हैजर्डियस हो, अनसेफ हो। समझ में आ रहा है? वो ले सकता है बैक। नेक्स्ट देखो, पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू इशू डायरेक्शंस एंड पेनल्टीज अगेंस्ट फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अब ये डायरेक्शन होगा, पेनल्टीज होगा। याद रखना, जिंदगी में मैं पेनल्टी नहीं करवाता हूँ क्योंकि ये मैं होमवर्क देता हूँ। अब सिर्फ आपको ये देख कर रखना कि कौन से पेनल्टी में क्या, कौन से चीज़ पे कब आपको कितना पेनल्टी मिल सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। देखो, जैसे कि फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर आप करोगे, ठीक है, तो आपको
आपको क्या हो जाएगा, देखो आप पे पेनल्टी लग सकता है 10 लाख रुपए तक, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एवरी सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन बाय द मैन्युफैक्चरर एंड एंडोर्सर इंपोज अ पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 50 लाख, ठीक है। तो ये तो होमवर्क है भाई, पेनल्टी होमवर्क है, पेनल्टी आपको कर लेना है। अगर आप नोट्स से देखोगे, हम लोग का नोट्स वेबसाइट में जो अवेलेबल है उसमें तो सब कुछ दे के रखे है, थोड़ा बहुत मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है, वरना चैप्टर्स खत्म नहीं होने वाले, ठीक है। भैया सर ये तो ईजी है सर, पेनल्टी काहे नहीं कर सकते हम लोग, सर इतना बच्चे समझ के रखे हो क्या? नहीं, आप लोग बच्चे नहीं हो, बहुत बड़े हो चुके हो। वाइल डिटरमाइनिंग द पेनल्टी रिगार्ड शैल बी हैड टू द फॉलोइंग, ठीक है। देखो कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, द पॉपुलेशन एंड एरिया इम्पैक्टेड, द फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन ऑफ सच ऑफेंस, द वल्नरेबिलिटी ऑफ द क्लास ऑफ पर्सन्स लाइकली टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय सच ऑफेंस, द ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स अफेक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ सच ऑफेंस। तो पेनल्टी उसी हिसाब से दिया जाएगा भैया, जितना ज़्यादा आप कार्य करोगे, मतलब गलत कार्य, उसके हिसाब से पेनल्टी दिया जाएगा। सर्च एंड सीजर हो सकता है, काहे नहीं हो सकता सर? ऑब्वियसली हो सकता है, सर्च एंड सीजर तो एकदम, सर क्या बात कर रहे हो सर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट फॉर द पर्पस, सर सेक्शन याद रखना नहीं, यहाँ का सेक्शन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, the director general or any other officer authorized by him in behalf of district collector as the case may be, if he has any reason to believe that any person has violated any consumer right or committed unfair trade practices or caused false misleading advertisement, अगर ये सब गलत चीज़ की आपने तो क्या करेगा, कौन करेगा? सबसे पहले कौन करेगा? डायरेक्टर जनरल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल और कोई भी ऑफिसर जो ऑथराइज किया गया हो बाय डायरेक्टर जनरल क्या करेगा? एंटर एट एनी रीजनेबल टाइम इनटू एनी सच प्रीमाइस, कोई भी रात 12 बजे 1 बजे 3 बजे घुस सकता है, ठीक है, सर्च कर सकता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, रिकॉर्ड्स, आर्टिकल्स, सब कुछ सीज कर सकता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, आर्टिकल्स, एविडेंसेस, ठीक है। मेक अ नोट और एन इन्वेंट्री ऑफ सच रिकॉर्ड एंड टाइटल, वो पूरा नोट लिख कर लेकर जाएगा कि भैया ऐसा ऐसा चीज़ पाया गया है आपके घर से, ठीक है। एग्जॉटिक एनिमल्स मिला गया, एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स पाया गया है आपके घर से, भैया ये बहुत दिक्कत वाली बात है। अच्छा, जो भी है, रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर एनी अदर डॉक्यूमेंट आर्टिकल, ठीक है। आपको बोल सकते हैं भैया निकालो, रिकॉर्ड्स निकालो, आर्टिकल्स निकालो, रजिस्टर निकालो, आपके ये सारा बोल सकता है, ठीक है। अच्छा, एवरी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड और आर्टिकल सीज्ड और प्रोड्यूस शैल बी रिटर्न टू द पर्सन फ्रॉम whom they were seized or who produced the same within a period of 20 days of the date of such seizure or production, as the case may be, after copies thereafter extract therefrom certified by the person such manner as may be prescribed has been taken। समझ लो, आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर गए ऑफिसर्स लोग, 20 दिन के अंदर अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपको सबमिट कर देंगे, ठीक है, वो आपको वापस दे देंगे और कॉपीज रख लेंगे वो अपने पास, ऐसा नहीं कि कॉपीज नहीं रखेंगे, कॉपीज रख लेंगे, ठीक है। Where the articles seized are subject to speedy or natural decay, the Director General or such other officer may dispose the article in such manner as may be prescribed। जो naturally decay हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा सामान आपसे घर से मिला हो जो समय के चलते हुए वो ख़राब हो सकता है, तो उसको डिस्पोज भी किया जा सकता है। कौन डिस्पोज करेगा? डायरेक्टर जनरल, जैसा ठीक उसको लगे, ठीक है, ठीक है। चलो, ये इतना हो चुका है, इसका ज़्यादा और नहीं चाहिए। देखो, डेजिग्नेशन ऑफ एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और बॉडी और फंक्शन एज सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ इट कॉन्सिडर्स नेसेसरी बाय नोटिफिकेशन डेजिग्नेट एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और बॉडी टू एक्सरसाइज द पावर एंड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। समझ में आ रहा है? तो किसी भी अथॉरिटी को कह सकता है, फॉर एग्जाम्पल सेबी जो कि बेचारा स्टॉक एक्सचेंज को संभालता है, उसको कह सकता है, कौन कह सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं भैया तू सेंट्रल अथॉरिटी का काम निभा अब से, ऐसा बोल सकता है, ठीक है। अब देखो, कोई भी एग्रीव्ड इंसान हो ना, किसी भी ऑर्डर पास किया गया हो बाय सेंट्रल अथॉरिटी के ऑर्डर से एग्रीव्ड हो, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी ने कोई डिसीजन सुनाया गया हो लेकिन आपको पसंद नहीं आया वो डिसीजन, ठीक है, मे फाइल अपील टू नेशनल कमीशन विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच ऑर्डर, ठीक है। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन क्या बोले? एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश अ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन टू बी नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये तो पढ़ चुके हम लोग। ये डीम्स फिट स्टैब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट इन इट में ऑल्सो स्टैब्लिश, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को अगर जैसे ठीक लगे कि भैया एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो वो बिठा सकते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट नॉट लेस देन
नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज में बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, कम एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर कम से कम होना चाहिए। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेडरसल कमीशन पे। अच्छा, ज्यूरिसडिक्शन क्या रहेगा? Jurisdiction of district commission according to section 34, district commission shall have jurisdiction to enter complaints where value of goods or services paid in as consideration does not exceed 1 crore rupees। अब इसमें चेंजेस है, समझो। देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, मैंने नोट्स पे ये चीज़ आपको करेक्ट करना है। ठीक है, पिछली बार मैंने जो वीडियो डाला था उस वीडियो में मैंने जो नंबर्स बोला था आप लोगों को वो कम है, तो अब नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये है नंबर्स, आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे आप जाके कंप्लेंट कब करोगे? जब आपका जो है कंप्लेंट जो है वो 1 करोड़ रुपए के नीचे का हो। मतलब समझो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है ना उसका ज्यूरिसडिक्शन 1 करोड़ रुपए तक का ही है। मतलब अगर आप गए किसी भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास और आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ही है 10 करोड़ रुपए, तो वैसा जजमेंट नहीं सुना सकता डिस्ट्रिक्ट कमीशन। उसके लिए आपको जाना होगा स्टेट कमीशन पे, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो नेशनल कमीशन पे, 1 करोड़ तक है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे, स्टेट। ठीक है, स्टेट कमीशन पे कब जाना है? 1 करोड़ से 10 करोड़ एंड उसके ऊपर 10 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन के पास जाना है। ठीक है, इतना आप याद रख पाओगे? हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पिछले वाले वीडियो से ये थोड़ा करेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है, ये 1 करोड़ का चीज़। देखो, एक चीज़ आपको समझना है, ये इंस्टीट्यूट जो मटेरियल बनाते हैं ना वो सीधा वेबसाइट से कॉपी करके छाप देते हैं। तो सब कुछ अगर आप ध्यान देकर करोगे ना तो दिमाग बौखला जाएगा। तो आपको पता होना होगा कि भैया कौन सा चीज़ पढ़ना है और कौन से चीज़ों को इग्नोर भी करना है। ठीक है, अब देखो, मैनर्स इन विच कंप्लेंट शैल बी मेड। देखो, जैसे कि ये मैनर, देखो अब इसमें मज़े की बात आपको दिखाता हूँ मैं। देखो, ये मैनर इन विच कंप्लेंट शैल बी मेड है ना, आपको पता है मैनर या तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते हो या तो लिखित भेज सकते हो। तो ये पूरा जो है ये एकदम नेसेसरी नहीं है पढ़ना। आपको सिर्फ बोल्ड में ये एक चीज़ लिख दी उन्होंने, कंप्लेंट में भी फाइल इलेक्ट्रॉनिकली, बस खत्म। कंप्लेंट में भी फाइल इलेक्ट्रॉनिकली। तो आपको याद रखना है कि कौन सा चीज़ पढ़ना है, कौन सा चीज़ नहीं पढ़ना है। इसमें क्या लिखा है पता है कि कौन कब करेगा कंप्लेंट? ऑब्वियसली जिसने गुड्स को बेचा है या तो डिलीवर किया गया है या तो एग्री किया गया है कि बेचेंगे या तो डिलीवर करेंगे या तो सर्विस जो है प्रोवाइड किया गया हो या तो प्रोवाइड करने के लिए एग्री हुआ हो, तो वही ना करेंगे कंप्लेंट, है कि नहीं? अच्छा, प्रोसीडिंग्स बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 21 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाना चाहिए। और जब तक कि ना अपॉर्चुनिटी दिया गया हो एग्रीव्ड पार्टी को, ठीक है, देखो 2 पार्टीज होता है, एक जो बंदा एग्रीव्ड पार्टी है, दूसरा पार्टी जो जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल हुआ हो। तो भैया अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोनों को दिया जाएगा। ठीक है, जो कंप्लेनेंट है उसको भी दिया जाएगा, ठीक है, और जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट किया गया है उसको भी ऑब्वियसली दिया जाएगा। अब टोटल मुद्दे की बात ऐसा है कि अ कंप्लेंट शैल नॉट बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि ना कोई अपॉर्चुनिटी दिया गया हो ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, उसको सुनने का अपॉर्चुनिटी तो दे, ठीक है ना, उसको बोलने का हक है, तो अपॉर्चुनिटी उसको दिया जाए कि उसका बात जो है वो सुना जाए। ठीक है, हैज़ बीन गिवन टू द कंप्लेनेंट, द एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंप्लेंट शैल ऑर्डिनरली बी डिसाइडेड विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 21 days फ्रॉम द डेट इन विच कंप्लेंट वाज फाइल्ड। ठीक है, इतना सही बात है, मतलब इतना बराबर लिख के रख दिए। देखो क्या बताया यार, क्या मेडिएशन के लिए रेफरेंस दे सकते हैं? हाँ जी, दिया जा सकता है। Where parties agreed for settlement by mediation and give their consent in writing, the district commission shall within 5 days of receipt of such consent refer the matter for mediation, and in such case the provision of chapter 5 relating to mediation shall apply। Conciliation, mediation याद आ रहा है कुछ? हम लोगों ने JIGL में पढ़ा है। तो वो अगर मीडिएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पार्टी कहता है कि भैया मीडिएशन के माध्यम से हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंप्लेंट जो है हम लोग वापस लेते हैं, हम मीडिएशन के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। तो 5 दिन के अंदर अंदर जो है 5 दिन के अंदर अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो मैटर जो है मीडिएशन के माध्यम से रेफर कर देंगे कि भैया ये मैटर मीडिएशन के माध्यम से सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये बेकार है, ये प्रोसीजर वाला एकदम बेकार है, ये एकदम नेसेसरी नहीं है। रिव्यू बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन सर्टेन केसेस, क्या रिव्यू हो सकता है? अच्छा, रिव्यू और अपील के बीच में डिफरेंस क्या है? रिव्यू और अपील के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो 2 प्रकार के कोड्स है। फॉर एग्जांपल
ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हाई कोर्ट। कोर्ट के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब बड़ा कौन है? बड़ा है हाई कोर्ट, छोटा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट सुनाया और आपको लग रहा है कि भैया इस जजमेंट में कोई दिक्कत है, तो आप इसी डिस्ट्रिक्ट को कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कह सकते हो कि जज साहब आप एक बार देख दीजिए, दूसरी एक बार फिर से रिव्यू कर दीजिए, कहीं मुझको लग रहा है आपके जजमेंट में कुछ दिक्कत है, कुछ गलत चीज़ जो है वो हो चुका है या फिर आपसे मिस्टेक हुआ है। तो इसको कहा जाता है रिव्यू। जिसने डिसीजन सुनाया उसी को कह रहे हो आप पलट कर कि भैया और एक बार देख दो, कोई गलत जो है मिस्टेक आपने किया हो, ठीक है, उसको कहा जाता है रिव्यूअर। अपील क्या है? अपील है कि इस भाई साहब ने जो ऑर्डर सुनाया उस ऑर्डर को आपको पसंद नहीं आया, अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप गए हो हाई कोर्ट में, वो होता है अपील। अपील हमेशा ऊपर वाले कोर्ट्स में होता है, राइट। हाई कोर्ट का जजमेंट सब आपको पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि भैया ओन मोशन में या तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन खुद के मर्जी से या तो कोई एप्लीकेशन दिया गया हो पार्टीज के माध्यम से वो रिव्यू कर सकता है 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर, जब वो ऑर्डर पास किया गया है। क्या अपील हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर जो है, डिस्ट्रिक्ट अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कुछ ऑर्डर दिया उसके अगेंस्ट क्या अपील हो सकता है? हाँ जी, अपील हो सकता है विद इन ए पीरियड ऑफ 45 डेज। इसको ध्यान में रखना है, विद इन ए पीरियड ऑफ 45 डेज क्या हम लोग कर सकते हैं? हाँ जी, अपील किया जा सकता है। कहाँ पे अपील करेंगे सर? स्टेट कमीशन पे। स्टेट कमीशन में करेंगे हम लोग अपील, स्टेट कमीशन। अच्छा, ये देखो, ये जो बोल्ड में लिखा है ना 45 डेज, ये सारा चेंजेस है। तो पिछले वीडियोस में मैंने 30 बोला है, 30 डेज, उसमें चेंजेस है, 45 डेज है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। 45 डेज है, 45 डेज के अंदर अंदर आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो, ठीक है। अब देखो, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, एक ही चीज़ है। कौन कौन बैठेगा? प्रेसिडेंट बैठेगा। कौन बैठेगा? प्रेसिडेंट बैठेगा और नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स। प्रेसिडेंट और कम से कम प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट और कम से कम 4 मेंबर्स जो है वो बैठेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशंस क्या है? वही सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन में बोल देंगे ये क्वालिफिकेशन, वो यहाँ पे यही बताया गया है, ठीक है। अब जुरिस्डिक्शन क्या है? डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। देखा है आपने, 1 करोड़ तक का जो है वो आप डिस्ट्रिक्ट पे जा सकते हो, 1 करोड़ से 10 करोड़ वो आप जा सकते हो स्टेट। तो स्टेट जुरिस्डिक्शन का यही है, 10 करोड़ रुपए तक का उसके पास कैपेबिलिटी है, ठीक है। अगर आपका जो आप कंप्लेन कर रहे हो उसमें कंसिडरेशन जो सर्विस जो है वो, ठीक है, उसमें भैया कम से कम 10 करोड़ रुपए का जो है वो होगा, दिक्कत होने वाला है, तो तब जाके आप इसमें जा सकते हो, 1 करोड़ से 10 करोड़, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। यहीं से मैं फिर से बता दूं, यही याद रखना, ये बोल्ड वाला, और कुछ याद नहीं रखना यहाँ से। फिर आपको सीधा जाना है यहाँ पे। क्या रिव्यू हो सकता है? हाँ जी, रिव्यू हो सकता है ना भाई साहब, 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू हो सकता है। क्या अपील हो सकता है नेशनल कमीशन पे? हाँ जी, हो सकता है नेशनल कमीशन पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कितने दिन के अंदर अंदर हो सकता है? 30 डेज, ठीक है। देखो, प्रोवाइड्स दैट एनी एग्रीव्ड पर्सन बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, ठीक है, may prefer an appeal against such order of to the national commission within a period of 30 days from the date of order, ठीक है। समझ में आ चुका? 30 दिन के अंदर अंदर आप जा सकते हो। कोई भी अपील आप कर रहे हो ना स्टेट कमीशन के पास या फिर नेशनल कमीशन के पास, उसको डिस्पोज कर देंगे वो लोग 90 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, ये क्या है? देखो, सेक्शन 53 empowers the central government to establish national consumer dispute redressal commission to be known as the national commission। अब तो ये भैया नेशनल कमीशन है, जो हम लोग ने स्टेट कमीशन पढ़ चुके हैं। अब भैया क्या बताइए ना, नेशनल कमीशन, ठीक है। नेशनल कमीशन कौन कौन बैठेगा? प्रेसिडेंट, नॉट लेस देन 4 मेंबर, सेम चीज़ है। और क्वालिफिकेशन भैया बता देंगे, नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देंगे, अभी नहीं बताने का मन नहीं है, बाद में बता देंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से, ठीक है। अब देखो, इट मे बी नोटेड द प्रेसिडेंट और मेंबर शैल होल्ड ऑफिस एज सच आफ्टर ही अटेन सच एज, और वो एज जो है ना वो कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए? प्रेसिडेंट का कम से कम 70 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर का आप बंदे को बिठाओ। और अदर मेंबर्स जो है वो 67 ईयर्स। याद रख पाओगे? हाँ जी, याद रख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर।
और यहाँ पे पता हाईलाइट क्या है, एक्सीड ₹10 करोड़, उसका जुरिस्डिक्शन यही है नेशनल कमीशन का। बाकी सब कुछ सेम है। रिव्यू हो सकता है, हाँ जी रिव्यू हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर, रिव्यू हो सकता है। नोटिस जो सर्व किया जाएगा ना हर एक पार्टी को, वो जाएगा थ्रू स्पीड पोस्ट और बाय सच कोरियर सर्विसेज। एक्सपर्ट क्या बुला सकते हैं हम लोग असिस्ट करने के लिए नेशनल कमीशन को, स्टेट कमीशन को, हाँ जी बुला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपील कर सकते हैं नेशनल कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट पे, हाँ जी सुप्रीम कोर्ट में जाके हम अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, 2 ईयर्स हो चुका है भाई मेरे। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये याद रख सकोगे ना, यहाँ से कर लेना। अब हम देखेंगे पेनल्टी क्या है, नॉन कंप्लायंस। अगर आपने कंप्लायंस को ठीक से नहीं किया तो पेनल्टी क्या है, ये होमवर्क है। क्या अपील हो सकता है, हाँ जी अपील हो सकता है। कितना बात पड़े यार, मीडिएशन के बारे में बात कर ले थोड़ा सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर। मीडिएशन ऊपर में जो मीडिएशन पढ़े ना सर, उसके बारे में कुछ लिखा है इधर पे, पढ़ लेते। देखो एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल है, ये क्या है देखो, पढ़ लेते एक बार। देखो state government to establish a consumer mediation cell to be attached to each of the district commission and the state commissions of the state. Further, central government also empowers to establish a consumer mediation cell to be attached to the national commission and each other regional benches. ठीक है, एक consumer mediation cell तो रहना ही चाहिए। उसमें क्या होगा, a consumer mediation cell consists of such persons as may be prescribed. Either consumer mediation cells maintain a list of unparalleled mediators, a list of cases handled by the cell, record of proceedings and any other information as by regulation. मतलब जो भी मीडिएशन के माध्यम से सॉल्व करना चाहता है ना केस को, तो उनके लिए मीडिएशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब स्टेट का उसके लिए भी मीडिएशन प्रोवाइडेड है, मीडिएशन सेल है, स्टेट के पास भी है, डिस्ट्रिक्ट के पास भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। अब यहाँ पर बताया गया कि एम्पैनलमेंट ऑफ मीडिएटर्स, इसका मतलब क्या समझना, a list of empaneled mediators, a list of case handled by the cell, record of proceedings and other informations. समझना, empaneled mediators का मतलब ही यही होता है कि a panel of judges, a panel of jury, जो जूरी कहा जाता है ना जनरल, तो उसमें empaneled mediators जो बिठाया जाता है, ठीक है, a panel of jury and all that। तो वो जो पैनल रहेगा, समझो अच्छे से, द पैनल ऑफ मीडिएटर्स, समझना अच्छे से, वो कौन मेंटेन करके रखेगा, पैनल ऑफ द मीडिएटर्स मेंटेन बाय द कंज्यूमर मीडिएशन सेल। ठीक है, अब मेन चीज जो है वो ये है, द पैनल ऑफ मीडिएटर्स प्रिपेयर्ड अंडर सब क्लॉज 1, ये वाला जो प्रिपेयर किया जाता है ना नेशनल कमीशन का नेशनल, स्टेट का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट, एज द केस में भी शैल प्रिपेयर ए पैनल ऑफ मीडिएटर्स। वो अलग अलग अपना स्टेट भाई साहब स्टेट का पैनल बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट का बनाएगा, नेशनल का बनाएगा। समझ में आ रहा है? अब पैनल ऑफ मीडिएटर्स शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, वो 5 साल के लिए वैलिड रहेंगे। ठीक है, और वो और एक टर्म के लिए जो है ना अपॉइंट किया जा सकते हैं। ठीक है, ओके, 5 years का एक टर्म होता है, एक बार अपॉइंट कर दिए 5 साल के लिए वैलिड है। क्या उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? हाँ जी, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। किसका? पैनल ऑफ मीडिएटर्स का। ठीक है, ड्यूटी ऑफ मीडिएटर्स का ड्यूटी क्या होता है? देखो, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ मीडिएटर टू डिस्क्लोज एनी पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ द कंज्यूमर डिस्प्यूट। आपको मीडिएटर के लिए आपको बिठाए। अब कोई भी केस आपके पास आ रहा है, मीडिएशन के माध्यम से सॉल्व होना चाहिए वो केस। अच्छा, ये मीडिएशन के चक्कर में आपको पता तो है ना मीडिएशन क्या है? अच्छा, मीडिएशन क्या है मैं एक बार बता दूं आपको। भैया मीडिएशन ऐसा है कि देखो, जज भाई साहब तो अपना जजमेंट सुनाता है कि नहीं, लेकिन मीडिएशन वाला बंदा बीच का इंसान होता है जो दोनों पक्ष सुनता है और दोनों पक्षों के बेनिफिट के लिए कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। और जज भाई साहब तो वो अपना ऑर्डर सुना देंगे, है कि नहीं। और मीडिएशन दोनों का पक्ष सुन के दोनों के भलाई के लिए काम करेगा। जज भाई साहब क्या करेगा? एक ही के। समझ में आ रहा है ना? तो ये आप देख लो कि मीडिएशन में जो मीडिएटर जो बंदा बैठेगा ना, अब उसको जो अपॉइंट करेंगे हम लोग, वैसे अपॉइंट नहीं कर देंगे। उसको देखा जाएगा कि भैया उसके पास जो केस जा रहा है उसमें अगर कोई इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक केस हुआ है राम और श्याम के बीच में, और एक मीडिएटर है ज्योति। अब ज्योति अगर श्याम का बहन निकला
तो क्या ये मीडिएशन ज्योति के द्वारा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पे है। तो ज्योति जो है सच अच्छी तरीके से मीडिएशन नहीं करेगा। तो यही बताया गया कि भैया अगर आपका ड्यूटी है एज अ मीडिएटर कि आपका कोई पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर हो उस डिस्प्यूट पे, जो केस आपके पास आ रहा है, तो आप बता दो पहले से। द सर्कमस्टेंसेज विच में गिव राइज टू जस्टिफाइबल डाउट्स एज टू हिज इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी। ज्योति को अगर लग रहा हो कि भैया मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो पाऊंगा, मैं इम्पार्शियल हो जाऊंगा क्योंकि श्याम मेरा भाई है, तो बता देंगे, ठीक है। सच अदर फैक्ट्स एज में बी स्पेसिफाइड विद द रेगुलेशन। क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगा मीडिएटर का? हाँ जी, हो जाएगा रिप्लेसमेंट। कैसे, क्यों होगा? क्योंकि अगर कमीशन को सेटिस्फाइड लगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल सब कमीशन को अगर सेटिस्फाइड हो, ठीक है, अगर सेटिस्फाइड लगे, क्या सेटिस्फाइड लगे, कोई भी इंफॉर्मेशन मिला होगा ना स्टेट कमीशन को, नेशनल कमीशन को, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कि भाई साहब ये दिक्कत हो ना, ये जो मीडिएटर है ना, ये राम जाके कंप्लेंट कर दिया स्टेट कमीशन को, बोले कि सर ये ज्योति जो है ना श्याम का बहन है, तो इसको हटाओ, इसको रिप्लेस करो, तो इसको रिप्लेस किया जाएगा। समझ में आ रहा है? जो भी आपका सेटलमेंट हो रहा हो या फिर ऑर्डर पास किया गया हो, सब आपको रिकॉर्ड करके रखना होगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, अभी देखो ये क्या है, ये चैप्टर जो है ना 6 शेल अप्लाई, चैप्टर 6 किसको लेकर है? ये डील्स विद प्रोडक्ट लाइबिलिटी के ऊपर ही है, चैप्टर है भैया एक वर्ड के ऊपर। देखो, शेल अप्लाई टू every claim for compensation under a product liability action by the complainant for any harm caused by the defective product manufactured by a product manufacturer, ठीक है। अब प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन क्या होता है? अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, प्रोडक्ट सेलर के अगेंस्ट में कंप्लेन लाया गया हो। क्यों अगेंस्ट में? फॉर एग्जांपल मैंने एक क्रीम खरीदा, फेयर एंड हैंडसम, मेरे को होना नहीं है फेयर क्योंकि मैं ऑलरेडी हूँ, और अगर नहीं हूँ तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। और हैंडसम तो बिल्कुल नहीं हूँ, हैंडसम तो बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि मैं हैंडसम ऑलरेडी हूँ। सर थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल रहे आप? देखो, अपने आप तारीफ़ किया करो अपना, ठीक है। दुनिया इतना अच्छा नहीं कि आपका तारीफ़ करेंगे, तो मैं अपना तारीफ़ खुद करता हूँ। तो जो भी है, मैं फेयर एंड लवली लाया मेरे बहन के लिए, ठीक है। मैंने मेरी सिस्टर के लिए लाया फेयर एंड लवली मार्केट से, सिस्टर लगाई, नेक्स्ट डे उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गया, ये पैचेस आ गया, या फिर थोड़ा बर्न हो गया वो एरिया, और मैं भयानक, मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आ गया। मैं सीधा चला गया किसके पास? अब देखो फेस का बात है, देखो इसमें भी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अगर मैं एक्टर हूँ ना, सुनो, अगर मैं मेरा बहन जो है वो अगर एक्ट्रेस है, उसका फेस से उसको कमाई होता है कि नहीं? उसका चेहरा जो है पब्लिक देखते हैं तभी ना जाके उसको कमाई होता है उसका, तो उसका चेहरा ही सब कुछ है कि नहीं? तो इसमें इसका कंपेंसेशन जो है लाखों में नहीं, करोड़ 10 करोड़ के ऊपर जो चला जाएगा इसका कंपेंसेशन। तो तब हम जाएंगे नेशनल पे। और अगर मैं नॉर्मल एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं खुद अगर एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, सोचो मैं अपने फेस से कमाता हूँ या फिर मेहनत करके कमाता हूँ? मैं कमाता हूँ मेहनत करके। तो क्या मैं 10 करोड़ का लायक हूँ? सर आप तो ये तो मतलब सर इनइक्वालिटी हो गया सर। गरीब का फेस नहीं है क्या? अमीर का फेस है, गरीब का फेस ऐसा नहीं होता है। ऐसा मतलब जजमेंट ऐसा सुनाई नहीं जाता। ये ऐसा ही है ना भाई मेरे। अगर आप अपने फेस से कमाई कर रहे हो, आपका फेस हार्म हुआ है, तब आप जाके ज़्यादा अमाउंट मांग सकते हो। लेकिन अगर आपके फेस से काम नहीं कर रहे हो, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट है, तब आप जाके आप नेशनल पे नहीं जा सकते। आप नहीं बोल सकते 10 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, ऐसा नहीं बोल सकते। आपके फेस में थोड़ा बहुत बर्न हुआ है, 30 डेज बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको जो लॉस हुआ है, अगर आप एक्ट्रेस हो वो अलग चीज़ है, और अगर नॉर्मल बंदे हो, रिक्शा चलाते हो, मेरे जैसा हो, पढ़ाते हो यूट्यूब के ऊपर, हाँ जी, तो 10 करोड़ नहीं मिलने वाला। 10 लाख वो भी डाउटफुल है। 1 लाख हाँ मिल सकता है। तो कहाँ पर जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएंगे, है कि नहीं? हाँ जी, यही बात है, ठीक है। तो यही प्रोडक्ट लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर का क्या है? देखो, ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, अब कब किसी भी मतलब मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट लाइबिलिटी के तहत कब अरेस्ट किया जाएगा या फिर उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो आप? पहली बात तो ये कि भैया आपके प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, डिज़ाइन में डिफेक्ट है, स्पेसिफिकेशन में डिफेक्ट है, आपने अच्छे से स्पेसिफाई नहीं किया क्या क्या यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर वारंटी नहीं है आपके प्रोडक्ट में। भैया आपके प्रोडक्ट में वारंटी ही नहीं लिखा है कि कितना, मतलब क्या वारंटी है, क्या है, नहीं है, एंड ऑल दैट, ठीक है ना।
फिर करेक्ट यूजेज या फिर क्या प्रिवेंशन हो सकता है हार्म के लिए, कोई भी वार्निंग वो भी लिखा नहीं है, ठीक है, इम्प्रॉपर लिखा है, इम्प्रॉपर चीज़ें लिखा है आपके प्रोडक्ट में, तो भैया आपको जेल तो होगा ही ना, जेल नहीं हुआ लेकिन फिर भी कंपेंसेशन पे करना होगा ना। अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल बी लायबल टू प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन इवन ही प्रूव्स दैट ही इज नॉट नेग्लिजेंट और फ्रॉडुलेंट इन एक्सप्रेस वारंटी ऑफ अ प्रोडक्ट। वो तब भी लायबल रहेगा अगर वो प्रूव भी कर दे कि भैया मेरा मिस्टेक नहीं था, लेकिन फिर भी वो लायबल रहेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट यूज़ करके मैंने जो खोया है वो वापस आप नहीं दे सकते। यह है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर का। अब प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर का देखो, द सर्विस प्रोवाइडर बाय हिमसेल्फ वाज फॉल्टी। कब कब हम उसके अगेंस्ट पे जो है वो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इम्परफेक्ट हो, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम वाज फॉल्टी और इम्परफेक्ट और डिफिशिएंट और इनएडिक्वेट इन क्वालिटी, नेचर और मैनी मैनर ऑफ परफॉर्मेंस विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड और अंडर एनी लॉ ऑफ टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। फिर कोई ओमिशन हुआ हो, कमीशन हुआ हो, नेग्लिजेंस का, द सर्विस प्रोवाइडर डिड नॉट इशू इनएडिक्वेट इंस्ट्रक्शन और वार्निंग, द सर्विस डिड नॉट कंफर्म एनी एक्सप्रेस वारंटी इन टर्म्स और कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लाइबिलिटी को आपको रीड कर लेना एक बार, बहुत ईजी सा चीज़ है, ये बहुत बोरिंग होते जा रहा है ये लेक्चर, क्योंकि बहुत ईजी सा चीज़ है ना, ये एक बार रीड कर लेना आपको, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। भैया हमें करवाना नहीं वाला हूँ, ये रीड नहीं, ये होमवर्क है, ये आपको लिख लेना अच्छे से, ठीक है। पनिशमेंट क्या होगा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का, बस आपको यही याद रखना है और कुछ नहीं है यहाँ पे पढ़ाने लायक, बाकी बहुत ईजी है। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। बाकी जो है रीड सेक्शन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेना एक बार, ठीक है। ये चैप्टर इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है।